हम लियारी गए, जॉश ने गधा खरीदा, वो गधा एक बंदे को डोनेट किया जिसका गधा किसी वजह से मर गया था, क्योंकि वहाँ लोग गधा गाड़ी बहुत चलाते हैं। और इस एक्टिविटी में वी वर कंप्लीटली एक्सपोज टू दीज बलोच अराउंड लियारी एंड वी वर वेरी हैप्पी एंड सेफ। Donkey. Maybe we'll run into Calvarese and his family. That's a race cart. That's the one they use in the races. We began by viewing the best on the market. Like any big purchase, it was crucial we try before we buy. हम वो कहते हैं वो ट्रैवलर होंगे, वो टूरिस्ट होंगे, लेकिन हमारे लिए वो गेस्ट होते हैं। ये अप्रोच का बहुत एब्सोल्युटली। 2016 की बात है, मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड जुनेद हम जा रहे थे राकापोशी बेस कैंप। नजीलाला किवाई विलेज से हैं और वहाँ पे समर में गर्मियों के दिनों में काम करते हैं। तो वो हमें बेसल से रत्ती गली 4 दिन पैदल ट्रैक पे लेकर गए। हम ऐसे रास्ते से गए जहाँ हमें इंसान बिल्कुल तकरीबन नहीं मिले, सिर्फ बकरवाल जो कि बेसिकली अपनी बकरियाँ चराने आते हैं वो लोग होते हैं उस रास्ते पे। इस 4 दिन के सफ़र में सोना क्या कैंपिंग करे? 2019 में इसको लॉन्च किया और लॉन्च करने के थोड़े दिन बाद ही कोविड आ गया। अच्छी चीज़ ये हुई कि कोविड के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर्स बंद थे काफ़ी टाइम तक। तो पाकिस्तानी इलीट जिसने कभी पाकिस्तान को घूमने के बारे में सोचा भी नहीं था, उन्होंने कहा यार पाकिस्तान देखते हैं। इंडिया एक्सपोज था वेस्टर्न टूरिस्ट के लिए, पाकिस्तान नहीं था। तो वो पाकिस्तान को जगह बनाना भी मुश्किल थी। पाकिस्तान में फॉरेन टूरिस्ट का सबसे ज़्यादा इन्फ्लक्स 9/11 से पहले था। 1980 से 2001 तक हुंजा में इतना फॉरेन टूरिस्ट आता था सिर्फ माउंटेन टूरिज्म देखने। वो बुक्स पढ़ के आया करते थे, इंटरनेट पे भी कुछ नहीं था। बट अभी भी जितना क्रिएटर यहाँ आ रहा है, जो उनका यूट्यूब आप मुझे लगता है कि आप देखते ही होंगे, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ उनके। अच्छा, उनके क्योंकि गोरा है, उनके अपनी एक नीश है, अपनी ऑडियंस है। तो जितने भी गोरा वीडियो क्रिएटर्स हैं जो पाकिस्तान आके अपनी वीडियोस बना रहे हैं, व्लॉग शूट कर रहे हैं, सारे गोरे ये लिख रहे हैं हमें पाकिस्तान की, हमने ये साइड देखी नहीं है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, गोरे ही यूट्यूबर्स, जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर किया है। India versus Pakistan. I have travelled both countries. पाकिस्तान में देखें, टूरिज्म सही मायनों में फ्लरिश तो तभी करेगा जब इंटरनेशनल टूरिस्ट आएगा यहाँ। मज़े की बात आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट्स तकरीबन $60 बिलियन हैं, जिसकी वजह से हर साल हमें करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू होता है और IMF के पास जाना पड़ता है। थाईलैंड सिर्फ टूरिज्म से $60 बिलियन साल के बनाता है, जो कि सिर्फ इंटरनेशनल टूरिस्ट लेके आ रहा है। सर एक आर्ग्यूमेंट है, वेस्टर्न टूरिस्ट इसलिए भी नहीं आता कि उस प्रेफरेंसेस होती है जो उसको इंडिया में मिल रही है, श्रीलंका में मिल रही है, थाईलैंड में मिल रही है, बाली में मिल रही है, वो पाकिस्तान में नहीं मिलती उसको। तो आपको लगता है कि टूरिस्ट के लिए एक अलग से कोई ऐसा जोन बना देना चाहिए कि जहाँ पे उनको जो तमाम उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर दिया जाए कि आप आएँ पाकिस्तान में, आपको मिलेगा, उससे फ़र्क पड़ेगा? अस्सलामुअलैकुम रज़ी भाई, क्या हाल है? तबीयत ठीक ठाक? ऑल गुड? वालेकुम सलाम सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ज़बरदस्त। सर, अल्हम्दुलिल्लाह। पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्या कहानी है इसके पीछे? पोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहानी थोड़ी लंबी है, अगर आप इजाज़त दें तो। 2016 की बात है, मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड जुनेद हम जा रहे थे राकापोशी बेस कैंप। ओके। और वो गुलमत एक एरिया है हुंजा का, वहाँ से हमारे पास एक एक्स्ट्रा दिन था, तो हमने सोचा कि ऐसे ही घूम के आ जाते हैं। ठीक है। तो हम चले गए, हमें कोई टूर गाइड नहीं मिला। हमने फेसबुक पे भी ढूंढा, प्लेटफॉर्म्स भी देखे, लेकिन नहीं मिला। हम उसके बाद सुबह उठे और ये 2016 की बात है? 2016 की बात है। ओके। हम दोनों चले गए। उसके बाद हम सुबह 9 बजे से निकले हुए, दोपहर 3 बजे तक मारे मारे फिरते रहे और फिर 5 बजे वहीं वापस आ गए जहाँ से निकले थे, क्योंकि रास्ता नहीं मिला। क्योंकि कोई टूर गाइड नहीं था। रास्ते में लोगों से पूछते रहे, किसी ने कहा बस चढ़ते जाइए आप पहुंच जाएंगे, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए। खैर हम वापस आए, हमारे पास एक्स्ट्रा दिन था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम अपनी मोटर बाइक्स पे थे, मोटर बाइक्स ली और वापस आ गए। बट एक रियलाइज़ हुई, एक नीड कि यार कुछ कमी है, कि यार कहीं टूर गाइड ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। वो बहुत पुरानी बात है, उस वक्त टूरिज्म इतना पाकिस्तान में नहीं होता था, सोशल मीडिया भी इतना ज़्यादा नहीं था, सिवाय फेसबुक पे कोई और प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जो कि इन चीज़ों को प्रमोट करता हो। फास्ट फॉरवर्ड 2018 आ गया, 2 साल बाद तकरीबन। फिर हमने एक ट्रिप प्लान किया नारान से रत्ती गली कश्मीर जाने का, पैदल। वो 4 दिन का ट्रिप है। ओके। तो उसके लिए फिर दोबारा लग गए इस तगोदो में कि मिल जाए किसी तरह किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई गाइड, लेकिन नहीं मिला। लेकिन इस दफ़ा हमने कहा क्योंकि 4 दिन का है तो प्लानिंग और सारी तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम नारान से आगे एक जगह बेसल, वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँच के एक रात रेस्ट किया, टूर गाइड ढूंढा, टूर गाइड की अरेंजमेंट की, उनके साथ खाने वाने का सारा सामान अरेंज किया। तो हमें नज़ीलाला मिले। नज़ीलाला किवाई विलेज से हैं और वहाँ पे समर में गर्मियों के दिनों में काम करते हैं वहाँ पे। तो वो हमें बेसल से रत्ती गली 4 दिन पैदल ट्रैक पे लेकर गए। सिर्फ 2 लोग थे, मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड उमेर, और नज़ीलाला थे। और हम ऐसे रास्ते से गए जहाँ हमें इंसान बिल्कुल तकरीबन नहीं मिले, सिर्फ बकरवाल जो कि बेसिकली अपनी बकरियाँ चराने आते हैं वो लोग होते हैं उस रास्ते पे। इस 4 दिन के सफ़र में सोना क्या कैंपिंग कर रहे थे? कैंपिंग, टोटल कैंपिंग कर रहे थे। खाना हम बना के ही ले गए थे, उसको गर्म करके खा लिया करते थे। चाय वगैरह बना लेते थे, दूध और चाय का सारा सामान, नाश्ते का सामान हमारे साथ था। तो 4 दिन में एक तो आपके पास इंटरनेट नहीं, मोबाइल नहीं चलता, फिर बैटरी दूसरे दिन ही ख़त्म हो गई मोबाइल की, तो कुछ भी नहीं था। तो टोटल एक नेचर में आप बैठे हो तो आपका जहन फिर काम करना शुरू करता है और आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखना शुरू होती हैं। खैर उन दिनों में मैं जॉबलेस भी था, मेरी जॉब ख़त्म हो गई थी टेलीनॉर पे, तो थोड़ा वक्त था तो ब्रेक ले लिया। तो रियलाइज़ हुआ कि यार ये बहुत अच्छे टूर गाइड हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं है, हमें इनको ऑन द ग्राउंड आके ढूंढना पड़ा।
लेकिन इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। अनफॉर्चुनेटली सिंस इट वाज अगेन 2018, तो सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं थी, डिजिटल लिटरेसी बहुत कम थी, तो ऐसे लोगों के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। तो नज़ीर भाई से थोड़ा इंस्पायर होकर ये प्लेटफॉर्म बनाया कि यार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पे टूर गाइड्स और पोर्टर की सर्विसेज बुक की जा सकें। इसलिए क्योंकि वो हमारे पोर्टर थे, इसलिए नाम भी पोर्टर पाकिस्तानी रख दिया, उन्हीं के काम से इंस्पायर होके। तो खैर वापस आया मैं वहाँ से 2018 ट्रिप के बाद। खैर उसके बाद राज ज्वाइन कर ली, लेकिन ये था कि यार इस काम को करना है। तो उसके बाद बस फिर एक कराची में एक इंक्यूबेशन सेंटर था द नेस्ट आयो के नाम से, वहाँ जाके आइडिया पिच किया। जहारा हमारी बड़ी काबिल एहतराम, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं पाकिस्तान में, उनको पिच किया तो उनको आइडिया तो पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा यार औरंगजेब आप बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक और एक्साइटेड हैं इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में, तो हम आपको एक चांस दे देते हैं। तो आइडिया क्यों पसंद नहीं है? इतना तो अच्छा है, मतलब वॉइड है बिल्कुल, वहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है आपका। मार्केट बहुत छोटी थी सर, क्योंकि पाकिस्तान में एक्सपीडिशन टूरिज्म अभी भी बहुत कम होता है और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मसले हैं, और इन टूरिज्म इटसेल्फ इज़ नॉट अ वेरी स्केलेबल स्पेस अब भी पाकिस्तान में। और क्योंकि वो स्टार्टअप्स के लिए था इंक्यूबेटर, तो वो थोड़ा बड़ा सोचते थे कि यार ऐसी चीज़ जो कि ग्लोबल प्रोडक्ट भी हो सके, या अगर एक लोकल या रीजनल प्रोडक्ट भी है तो उसमें स्केलेबिलिटी का मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए। नंबर गेम है, सारी बात यही थी। खैर उन्होंने चांस दिया, हमने प्लेटफॉर्म बनाया, उसके बाद थोड़ा उसको एक्सपैंड भी किया, उसको लिमिटेड नहीं रहने दिया टूर गाइड्स तक, उसमें होटल रेंट कार ओनर्स उन सबको भी ऑन बोर्ड कर लिया, एंड देन उसको लॉन्च कर दिया। तो बस 2019 में इसको लॉन्च किया, और लॉन्च करने के थोड़े दिन बाद ही कोविड आ गया। बट हम नौकरी कर रहे थे, तो हम को फाउंडर्स नौकरी कर रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसको बंद नहीं करना पड़ा हमें। काफ़ी प्लेटफॉर्म्स बंद हो गए उस दौरान, लेकिन हमने खैर कोविड के बाद फिर से किक स्टार्ट लिया उसको। अच्छी चीज़ ये हुई कि कोविड के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर्स बंद थे काफ़ी टाइम तक, तो पाकिस्तानी एलीट जिसने कभी पाकिस्तान को घूमने के बारे में सोचा भी नहीं था, उन्होंने कहा यार पाकिस्तान देखते हैं। और उनके जो शक्कुक शुबात थे वो कुछ सही भी थे कि पाकिस्तान में चैलेंजेस हैं ट्रैवल करने में। बुकिंग प्लेटफॉर्म अगेन हमारे जैसा कोई नहीं था, होटल्स की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी, वेदर के हिसाब से वो आपके पास बिजली की सहूलत नहीं है, कहीं कहीं गैस नहीं है, तो ये मुश्किलात तो अपनी जगह मौजूद हैं, आज भी हैं। लेकिन उनका भी जो शक था वो सही था कि ऐसी सर्विसेज क्योंकि पाकिस्तान में है ही नहीं, तो इसलिए वो इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे। लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान सही मायनों में एक्सपीरियंस किया एक दफ़ा, तो उनको रियलाइज़ हुआ यार ये दिस इज़ समथिंग दैट कैन बी डन, विच इज़ वाई अब इस साल इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि दुबई से भी डायरेक्ट फ्लाइट स्कर्दू एयरपोर्ट पर लैंड की है। तो ये सारी स्टोरी है सर। तो हमने इस तरह, किस्मत अच्छी थी कि कोविड के बाद एलीट को भी पाकिस्तान के पोस्ट कोविड ही आपकी पाकिस्तान के टूरिज्म में जो थोड़ा बहुत बूम आया है, जो आपका फॉरेन ट्रैवलर आना शुरू हुआ है, वो पोस्ट कोविड ही आया है। एक्चुअली एक चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि पाकिस्तान में फॉरेन टूरिस्ट का सबसे ज़्यादा इन्फ्लक्स 9/11 से पहले था। 1980 से 2001 तक हुंजा में इतना फॉरेन टूरिस्ट आता था सिर्फ माउंटेन टूरिज्म देखने, वो बुक्स पढ़ के आया करते थे, इंटरनेट पे भी कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर 2021 में हमने देखा कि वो जब अफगान वॉर ख़त्म हुई उसके बाद फॉरेन टूरिस्ट आने लगा। खैर लोकल टूरिज्म अगर आप बात करें ना, सिर्फ जो पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान देखना शुरू किया है वो वाकई कोविड के बाद शुरू किया। कोविड के बाद जी जी। और अब तो हम आए बगैर देख रहे थे यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पाकिस्तान सिर्फ एक चैलेंज समझ के आ रहे हैं कि है क्या, क्योंकि बाहर के लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली एक बड़ी कंट्री है, ज़्यादा स्टेट्स है, वहाँ पे हर तरह का वेदर है, पहाड़ है, जंगल हैं, सब कुछ है। पाकिस्तान देखा जाए तो लोकेलिटी के हिसाब से भी थोड़ा छोटा है, ले दे के 2-3 ही स्टेशन थे पास में हमारे पास। अच्छा, इंडिया एक्सपोज था वेस्टर्न टूरिस्ट के लिए, पाकिस्तान नहीं था, तो वो पाकिस्तान को जगह बनाना भी मुश्किल थी। तो आप लोगों ने किस तरह उसमें किया है कि अब आप लोगों ने प्लेटफॉर्म बना के पाकिस्तान में छोड़ दिया या बाहर की एजेंसीज को भी इसके साथ इंटीग्रेट किया है? सो अगेन इस थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अब इंडिया के लिए एक आसानी ये थी कि इंडिया का 1947 से पहले नाम भी इंडिया ही था। तो जब ब्रिटिश हम पे हुकूमत करते थे तब भी दुनिया इंडिया को इंडिया के नाम से ही जानती थी, और आज भी इंडिया के नाम से जानती है। तो वो एक जो कल्चरल टच इंडिया के पास है, या इंडियन फूड का जो एक ब्रांड है ना, वो बहुत पुराना है, वो बहुत पुराना है। तो अभी भी अगर इवन मेरे बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस मुझे थाईलैंड में हुआ था कि एक हॉस्टल है जहाँ पे इंडियन फूड मिलता है, तो वो पूरा आइलैंड शाम को 7 बजे के बाद वहाँ जमा हो जाता है एक ही हॉस्टल पे आके। छोटा सा आइलैंड था क्योंकि वो इंडियन फूड खाने आते हैं। जब मैंने वो फूड खाई तो इट वाज लिटरली वही दाल, वही आलू, वही सफ़ेद चावल जो पाकिस्तान में बनते हैं, वही स्पाइसेस जो पाकिस्तानी फूड है, बट इट्स ब्रांडेड एज इंडियन फूड बिकॉज इंडियन ब्रांड बहुत पुराना है। इस मामले में हुंजा ने बड़ा अच्छा काम किया था, उन्होंने बहुत अर्ली पाकिस्तान का ब्रांड बिल्ड करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अवेयरनेस एंड पे ना बहुत ज़्यादा चैलेंज है पाकिस्तान, क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के एम्बेसडर्स दुनिया में नहीं है, इंडिया के एम्बेसडर्स बहुत ज़्यादा हैं, और इंडिया एम्बेसडर्स को बनाता भी है। आई थिंक इस जगह पे ना हमारे पास थोड़ी लैकिंग है। पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स स्टार्स हैं वो टूरिज्म प्रमोट नहीं करते, उनकी गलती नहीं है। हमारे लैंग्वेज बैरियर भी तो है ना। लैंग्वेज बैरियर मैं इसलिए इसको यहाँ से इनवैलिडेट करूँगा अयाज के, मैं जब थाईलैंड गया तो वहाँ पे होटल ओनर्स के साथ, हॉस्टल रन जो मैनेजर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट।
बहुत बुरी इंग्लिश है उनकी। एम्बेसडर्स की बात कर रहा हूँ ना मैं, अगर आप ये लोकल एम्बेसडर पाकिस्तान हाँ। से किसको करेंगे? सो उसमें देखें इनिशिएटिव भी तो है ना कि पाकिस्तान की जो टूरिज्म अथॉरिटी है, अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक तो अथॉरिटीज़ की कमी है, पीटीडीसी का स्कोप बहुत ही छोटा है, लेकिन Okay. इनिशिएटिव उन्होंने लेना है कि यार ऐसे स्टार्स जिनको दुनिया जानती है हम्म, उनका इस बारे में बात करना ज़रूरी है, या उनका इस बारे में एक्सप्रेसिव होना ज़रूरी है। कौन कौन है पाकिस्तान में ऐसा? आप सो क्या अगर लगता आप है? इंटरनेशनल ब्रांड्स, जो पाकिस्तानी स्टार्स जो इंटरनेशनल ब्रांड बन चुके हैं, उसमें स्पोर्ट्स स्टार्स में बाबर आजम है फॉर एग्जांपल, ठीक है। राइट? बाबर आजम जब बीबीएल में अभी रिसेंटली बिग बैश में इंडक्ट हुए हैं, वो तो इतनी पहले ज़्यादा मैच हाई, किस- हाँ पहले थोड़ा मैच की बिल्कुल बात नहीं करनी। बहुत अच्छा नहीं खेले, लेकिन जब वो इंडक्ट हुए तो इतनी बड़ी हाई बिग बैश ने Yes, बनाई कि यार एक yes, ग्लोबल yes, स्टार पाकिस्तान yes, से, yes, शाहीन शाह अफरीदी को भी वो ग्लोबल स्टार के तौर पे रिजवान। रिकॉग्नाइज करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जिनकी इंटरनेशनल रिकग्निशन बहुत ज़्यादा है। फवाद खान है, हुमायूं भाई हैं, फहद भाई हैं। यस, या यूके में एक रिज खान होते हैं, वो Oh, ही yes. जब पाकिस्तानी। Yes. आमिर खान पाकिस्तानी बॉक्सर जो हैं वो पाकिस्तान को कई मौकों पर हाँ, प्रमोट करते हैं, लेकिन yes. टूरिज्म साइड पे वो भी बात नहीं कर सके बिकॉज किसी ने उनको शायद मे बी मोटिवेट नहीं किया। तो आई थिंक ये इमरान खान की एग्जाम्पल ले लेते हैं, उन्होंने कुमराट का एक विजिट किया था 2021 में, हेलीकॉप्टर से गए थे, लेकिन उसी सीजन कुमराट वाज द हॉटेस्ट डेस्टिनेशन हाँ, एवरीवेयर। हाँ, पाकिस्तान स्कर्दू- स्विट्जरलैंड जिसको कहा गया था फिर। जी जी, स्कर्दू का उन्होंने कभी उन्होंने कुछ पोस्ट लगाया अपने सोशल मीडिया पे, तो स्कर्दू बिल्कुल ही दुनिया के लिए खुल गया। सो आई थिंक अब खैर इमरान खान साहब तो अब शायद कुछ नहीं कर सकें, लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स अभी भी पाकिस्तान में हैं जो कि इंटरनेशनली I guess पाकिस्तान मुझे टूरिज्म को मुझे promote यहाँ कर पे देखो जो क्रेडिट ड्यू है वो देना चाहिए कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में ना ये टूरिज्म के ऊपर थोड़ा सा एम्फसाइज किया गया था। अवेयरनेस एंड पे एटलीस्ट हुआ था। हाँ, ऑन ग्राउंड तो हम भी देखते आ रहे हैं तब से, इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन अवेयरनेस एंड पे एटलीस्ट काम हो रहा था, बिकॉज आई थिंक उनका कुछ हद तक फोकस था टूरिज्म पे। वो उसको बनाना चाहते थे जो पाकिस्तान में हो पूरी यार ये इकॉनमी, एग्जैक्टली ऐसे ही दैट्स ट्रू। सो वो अवेयरनेस एंड पे आई थिंक हम ये छोटी छोटी चीज़ें कर लें ना, अगर हम एम्बेसडर्स बना लें जो जिनको दुनिया देखती या सुनना चाहती है, अगर वो इस बारे में बात करेंगे तो आई थिंक काम आसान हो जाएगा। औरंगजेब भाई इस वक्त बगैर इन्फ्लुएंसर्स के या बगैर एम्बेसडर्स के आपके पास जितना वेस्टर्न टूरिस्ट आ रहा है ना, अगर आप इस तरह की चीज़ें कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको उनको अप्रोच करना है ना। Yes. अब वो आप डायरेक्टली करें, इनडायरेक्टली करें, वीडियोस के ज़रिए करें, विजुअल्स के ज़रिए करें, वो आपकी चॉइस है। True. बट अभी भी जितना क्रिएटर यहाँ आ रहा है, जो उनका यूट्यूब आप मुझे लगता है कि आप देखते ही होंगे, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ उनके। अच्छा, उनके क्योंकि गोरा है, उनके अपनी एक नीश है, अपनी ऑडियंस है, तो जितने भी गोरा वीडियो क्रिएटर्स हैं जो पाकिस्तान आके अपनी वीडियोस बना रहे हैं, व्लॉग शूट कर रहे हैं, सारे गोरे ये लिख रहे हैं हमें पाकिस्तान की, हमने ये साइड देखी नहीं जी जी, एब्सोल्युटली। और हम विजिट करना चाहते हैं। तो अब Absolutely. वर्ल्ड पाकिस्तान शायद गवर्नमेंट लेवल पर या ऑफिशियल लेवल पर इतना ज़्यादा उस चीज़ को प्रीच नहीं करा, एक्सपोज नहीं करा, लेकिन जो वर्ड ऑफ माउथ फैला ना पाकिस्तान के बारे में और यहाँ के कल्चर के बारे में, मोरफॉल, क्योंकि यहाँ पे शायद एक दो शायद ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि जहाँ पे कहें कि यार टूरिस्ट का गलत हुआ है, लेकिन जितने भी लोग आते हैं गोरे वो खुश होके जा रहे हैं यहाँ से। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एक तो अफोर्डेबल है पाकिस्तान, जी, दूसरा जी, हॉस्पिटैलिटी हमारी, जी तो गोरा खुश होके जा रहे हैं यहाँ जी, से। आपकी और दो बातें पिक करता हूँ यहाँ पे। आपने कहा ना जैसे इंसिडेंट वाली बात की, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, गोरे ही यूट्यूबर्स, जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर किया। ओह यस सर, बिल्कुल। एंड देयर लाइक, अगर इंडिया में अगर सेफ्टी 2 है तो पाकिस्तान में 10 है। यस 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 दैट्स हाउ वेलकमिंग एंड इट्स अ सेफ स्पेस फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर वुमेन एज वेल। पाकिस्तान में खवातीन का बहुत एहतराम किया जाता है, जो इंडिया में बहुत चैलेंजिंग है। रोजी का एग्जांपल है जो पाकिस्तान आई थी। जी एब्सोल्युटली, वो यहीं रहती हैं, उनकी शादी भी इधर शादी हो गई, कन्वर्ट हो गई, वो यहीं पे रह गई। यस यस यस। सो ये एक तो सेफ्टी वाली बात है ना। अच्छा, इतनी हॉस्पिटैलिटी के बाद भी, इतने अच्छे विजुअल्स के बाद भी टूरिस्ट क्यों नहीं आ रहा, या इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ठीक नहीं हो पा रहा, क्या वजह है? अगेन आई थिंक याज मेरा ख्याल है अब मामला अवेयरनेस एंड का ही है। मैंने जितना थोड़ा बहुत ही इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, ज़्यादातर यूरोपियंस के साथ ट्रैवल किया है, बिकॉज आई एम अ बैकपैकर। तो जिस तरह पाकिस्तान में मोटर बाइक पर ट्रैवल करता था, तो दुनिया में मैंने बैकपैकिंग की है, तो ज़्यादातर वहाँ आपको जो है ना यूरोपियंस बहुत टकराते हैं, अमेरिकन बहुत टकराते हैं। उनको जब भी मैंने बताया ना कि यार आप 300 यूरो में या $250 में पाकिस्तान का महीने का ट्रिप कर सकते हैं, या 15-20 दिन का ट्रिप कर सकते हैं, वो हैरान हो जाते हैं। देयर लाइक यार ये कैसे पॉसिबल है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। फिर मज़े की बात, 2023 में एक ब्रिटिश यूट्यूबर कराची आए, तो मैंने उनको कहा यार लेट मी ट्राई माई ओन ट्रैवल गाइड स्किल्स, और मैं कोशिश करता हूँ उनको मैं खुद एज अ टूर गाइड लेके चलूँ। ओके। तो उनको हमने 2 दिन कराची घुमाया, एंड उनकी काफ़ी उनकी फॉलोइंग है माशाल्लाह। उनकी उस पाकिस्तान वाली वीडियो पे भी कुछ 6-6.5 मिलियन व्यूज़ हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है उनका जॉश, पूरा नाम मैं भूल Okay. गया, द बर्न चिप के नाम से उनका चैनल है। Okay. लवली वीडियो, उन्होंने बहुत प्यारी वीडियो बनाई है, वो 20-25 मिनट की छोटी सी वीडियो है। ठीक है। पर उसने उन्वान भी यही रखा था कि आप 1 पाउंड में कराची में क्या कर सकते हैं पूरे दिन में। Okay. तो उसने वो सब करके दिखाया है उसमें। बट देन जो उसने जबकि वो सिर्फ कराची में था, उसने लैंडस्केप तो देखा ही नहीं, अभी माउंटेन टूरिज्म तो पाकिस्तान का देखा ही नहीं। बट अगेन जो लोगों की हॉस्पिटैलिटी जनरल और जो उनका ट्रीटमेंट है टूरिस्ट के साथ, वो उसने दिखाने की कोशिश की। एंड 2 गोरे थे, अकम्पनीड बाय ओनली 1 कराचीआइट, जो कि मैं था, एंड दे वर एक्सपोज्ड इन द स्ट्रीट्स ऑफ कराची। हम बंस रोड गए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लियारी गए।
लियारी wow. आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, राइट? Yes. एक इंडियन मूवी की वजह से हाँ। हम लियारी गए, जॉश ने गधा खरीदा, हम्म? वो गधा एक बंदे को डोनेट किया जिसका गधा किसी वजह से मर गया था, क्योंकि वहाँ लोग wow. गधा गाड़ी बहुत चलाते हैं। और इस एक्टिविटी में वी वर कंप्लीटली एक्सपोज टू दीज बलोच अराउंड लियारी एंड वी वर वेरी हैप्पी एंड सेफ। एक मिनट के लिए भी कोई टेंशन नहीं थी किसी को कि यार कुछ नहीं, हो सकता है। नहीं, हाँ। सो दैट काइंड ऑफ सेफ एनवायरनमेंट डज एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। Yes. ये सिर्फ अगेन अवेयरनेस देनी है। तो जॉश की वीडियो ने 6 मिलियन लोगों को दिखाया कि कराची पाकिस्तान का वो शहर जिसको जनरली एक अनसेफ स्पेस समझा जाता है, वो इतना सेफ है, तो नॉर्दर्न पाकिस्तान कितना सेफ और एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है चीप टूरिज्म के लिए। तो ऐसे इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। आई थिंक इससे अवेयरनेस पाकिस्तान की बहुत आई गेस आपने जो बात की थी ना, जो इस वक्त वेस्टर्न टूरिस्ट जो हैं वो कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान की टूरिज्म को इंडियन टूरिज्म से, उसमें एक तो ये वाली चीज़ है कि सेफ्टी ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे, दूसरा स्कैम्स। हमारे यहाँ पे हम वो कहते हैं वो ट्रैवलर होंगे, वो टूरिस्ट होंगे, लेकिन हमारे लिए वो गेस्ट होते हैं जी। ये अप्रोच का बहुत डिफरेंस है। एब्सोल्युटली वहाँ पर तो वो कहता है कि ओके आगे मुर्गी अब इसको ज़िबा करो। और इस तरह की मल्टीपल एग्जांपल्स है कि वो एक अच्छा ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में हुआ, लेकिन बहुत इक्का दुक्का केसेस हैं उसमें भी। फिर उन लोगों के साथ जिस तरह आवाम ने ही हमारी तिया पांचा किया उनका, वो सामने आ गया था। लेकिन वहाँ पर तो ये नॉर्मल है कि वहाँ पे रोड चलता हुआ कोई अगर वेंडर भी है, ठेले वाला भी है या रिक्शे वाला भी है, तो वो भी आपसे स्कैम ही करेगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1 साल से काफ़ी टूरिस्ट इंडिया छोड़ के पाकिस्तान ही आ रहे हैं। ट्रू, दैट्स ट्रू, बट अगेन दैट्स नॉट इनफ, क्योंकि ये इकोनॉमी बहुत बड़ी है, इसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना अकोमोडेट हम कर रहे हैं उतना नहीं, जितना कर सकते हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक अगेन हम वापस जाएंगे अवेयरनेस की तरफ। अब आपने बात की ना कि इंडिया स्कैम्स, सेफ्टी इशूज़, इस सब के बावजूद इतने ज़्यादा टूरिस्ट कैसे अट्रैक्ट कर लेता है। इट्स अगेन उनका जो ब्रांड नेम, जो बिल्डिंग है, वो बहुत पीछे चली जाती है, मतलब लाइक 50-60 साल पीछे चली जाती है। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास आज ये मौका, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ सोशल मीडिया, नहीं है कि हम अपने वतन का वो चेहरा दिखा सकें जो कि बहुत कम लोगों ने देखा है। आई थिंक उसमें इनिशिएटिव शायद पब्लिक लेवल पे जो है ना, हमें गवर्नमेंट अच्छे बुरे लोग देखें दोनों जगहों पर, दोनों जगह पे ऑब्वियसली वहाँ पे भी ऐसे लोग होंगे जो अपने जो टूरिस्ट आते हैं उनकी हेल्प करते होंगे, जरूरी नहीं कि पैसे के लिए करते हों, अब अच्छी नीयत से भी करते होंगे। लेकिन आई गेस परसेंटेज की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में ज़्यादा है, और उसकी शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारे पास टूरिस्ट आते ही कम है, इसलिए हम ज़्यादा वेलकमिंग है। और अभी क्योंकि इकोनॉमी स्केल नहीं की है ना, जब आपके पास एक ही वेंडर के पास 4 गोरे खड़े होंगे तो ऑब्वियसली अप्रोच डिफरेंट होगी। तो हम उसको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज नहीं करते, लेट्स कीप इट प्रैक्टिकल। बट देन इवन आफ्टर दैट, जो हमारे लोगों का इखलाक है और जो उनका जनरल बिहेवियर है किसी भी शख्स के साथ जो पाकिस्तान से बाहर रहा हो, चाहे वो इंडियन हो। एक इंडियन क्रिकेट कमेंटेटर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो पाकिस्तान आए थे और बहुत तारीफें कर, अभी रिसेंटली पाकिस्तान आए थे जंग से पहले, और पाकिस्तान की बहुत तारीफें कर गए थे। नहीं, आकाश गुप्ता मे भी, शायद आकाश गुप्ता नाम है शायद उनका, तो वो काफ़ी अच्छा विक्रांत गुप्ता, विक्रांत वो एनालिस्ट हैं, वो काफ़ी तारीफ पाकिस्तान की। तो इवन इंडिया से भी लोग आते हैं, या इवन आप अगर थोड़ा सा 15-20 साल पीछे चले जाएं, जब इंडियन क्रिकेट टीम आती थी, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, इनकी रिकॉर्डेड वीडियोस मौजूद हैं जिसमें कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी इज अनमैच्ड। और खैर पाकिस्तान से भी लोगों ने, शाहिद आफरीदी बहुत तारीफ करते हैं इंडियंस की, बट जनरली आई थिंक हम उतने अच्छे दिखाई नहीं जाते जितने हम एक्चुअली हैं पाकिस्तानीज। और स्पेशली जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज के लोग हैं, उनमें तो उनकी तो ट्रेडिशन में हॉस्पिटैलिटी है। धीमे लोग हैं यार वो तो। आई गेस मैंने किसी गिलगित बल्तिस्तान से या हुंजा से कोई भी शख्स ऐसा हो जैसे मैंने कभी गुस्से में देखा हो जी, ऐसे ही है, ठंडे मिजाज के लोग। आप कराची में किसी अपने पख्तून भाई से ना कोई आर्गुमेंट कर सकते हैं, बड़ा हीटेड आर्गुमेंट भी हो जाता है। हम क्रिकेट पे भी अगर अक्सर बहस कर रहे होते हैं तो हो जाता है। लेकिन अयाज भाई, अगर आप कभी एक्सपोज हो ना हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में पाकिस्तान में, आप रियलाइज करेंगे कि फ्रंट डेस्क पे, रिजर्वेशंस पे सारे पख्तून लड़के खड़े हैं। यस, बिकॉज उनकी अपब्रिंगिंग में, उनकी ट्रेडिशन में हॉस्पिटैलिटी शामिल है, उनके खून में मेहमान नवाजी है ना। दैट्स व्हाई दे आर द बेस्ट। आप उनके सामने कुछ भी बोले ना, वो लोगों को हैंडल करना बहुत अच्छी तरह जानता है। अच्छा, इसे मुझे सिर्फ केपीके की बात नहीं कर रहा मैं, ये हमारे सिंध में भी, सिंध में आप इंटीरियर में चले जाएं, पंजाब के आप इंटीरियर में चले जाएं, ये पूरे पाकिस्तान का कल्चर, इवन बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में जो मेहमान नवाजी मिलती है कमाल, अनमैच्ड है। तो आई गेस ये कल्चर का हिस्सा है, कल्चर एंड ट्रेडिशन का हिस्सा है। यस, वो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं गंदे अंडे हर जगह होते हैं, तो हमारे भी कुछ गंदे अंडे होते हैं जो आपको शायद हॉस्पिटैलिटी के नाम पे चूना लगा देते हैं, वरना मेजॉरिटी इन द केसेस या 90% में कहता हूँ 95% आप एक मेहमान नवाज से ही टकरेंगे। 99% सर, 99%। मैं 5% फिर भी मार्जिन रख रहा हूँ। मुझे 12 साल हो गए पाकिस्तान मोटर बाइक पे घूमते हुए, कोई कोना नहीं छोड़ा मैंने पाकिस्तान का। और हमारी याद, अब मोटर बाइकर को एक बड़ा ना एडवांटेज होता है, आप कहीं भी ब्रेक लगा सकते हो, आप किसी भी ढाबे बैठ सकते हो, किसी भी चारपाई पे सो सकते हो। आई हैव हैड ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। एंड आपने बड़ी अच्छी बात की जो आपने जब सिंध और बलूचिस्तान को मेंशन किया स्पेशली, कि ये हॉस्पिटैलिटी ना ओवरऑल पाकिस्तान में ही अनमैच्ड है, सबकी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। बस ये है कि वी डोंट एक्सपीरियंस दोज काइंड ऑफ पीपल। देखें, जो टूरिस्ट भी जाता है नॉर्दर्न एरियाज, वो जिस सोशियो इकोनॉमिक क्लास से वो आया होता है, उसी टाइप के रेस्टोरेंट पे वो जाता है।
मेरी किस्मत अच्छी है कि मैंने उन तमाम लेवल्स को जो एक्सपीरियंस किया हुआ है, सब जगह बराबर है, ढाबे से बिला लेके तफरीक 5 स्टार बिला तक। तफरीक सब अच्छे हैं। पाकिस्तान बहुत अच्छा है सर, बिल्कुल जितने अच्छे हम हैं ना वो बिल्कुल दुनिया को नहीं दिखाया जाता, अच्छा, वो हमें दिखाने की ज़रूरत है। अभी भी रिसेंट में भी हम देख रहे हैं वेस्टर्न साइड पे जो हमारे पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पे टर्मोइल रहता है, जिसकी वजह से केपी पे उसके आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं। काफ़ी टूरिस्ट इस वजह से भी डरे होते हैं। अच्छा, सो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे टूरिस्ट में अवेयरनेस की कमी है, लेकिन वेस्टर्न टूरिस्ट बहुत अवेयर है। ओके वो प्रिपरेशन और होमवर्क बहुत ज़्यादा करता है, ओके तो उसको पता है कि इवन जो केपी में टर्मोइल है भी ना, वो बिल्कुल ट्राइबल एरियाज में जो कि बॉर्डर के करीब हैं, और इवन सवात हो गया या पेशावर हो गया, या अगर आप बट सर देयर वाज अ टाइम व्हेन नारायण सवात साइड में पर भी आते था हैं, ना। जी सवात में भी था, बट ये सारे बॉर्डर से काफ़ी दूर हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि स्कर्दू में भी कोई इशू होता है ना, तो लोगों को लगता है कि सवात भी अनसेफ है, बिकॉज जो जोग्राफी है ना वो एक तो वो बहुत बड़ी है, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ लोग रिसर्च और होमवर्क बहुत कम करते हैं। बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपको बताता हूँ। 2018 में वही ट्रिप जिस पे हम नारायण से कश्मीर जाना था, हम वैगन में जा रहे थे मानसेरा से नारायण, तो एक जर्मन बैठा हुआ था हमारी वैन में, ओके और नारायण में हम उतरे तो उस बेचारे को लैंग्वेज बैरियर हो रहा था काफ़ी, तो हमें अंग्रेजी आती थी, तो मैंने उससे अंग्रेजी में बात की कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो उसने अपनी बुक खोली और उस बुक में से एक होटल का नाम बताया कि यार इस होटल पर जाना है मुझे। तो मैंने कहा अच्छा चलें ढूंढते हैं बाजार में, कोई मसला नहीं, हमारे पास भी टाइम है। ओके तो हमने वो तो किसी कोने में जाके वो कोई होटल बना हुआ था, तो हमने उससे पूछा यार ये मतलब आपको इसी होटल में क्यों जाना है? तो उसने कहा यार ये जो बुक मैंने पढ़ी है ना, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें कमरा 500 रुपये का मिल जाता है। तो वो बजट पे ट्रैवल कर रहा था, बट आप प्रेपरेशन और होमवर्क का लेवल देखें वाओ कि उसको पता था यार 500 रुपये का कमरा यहाँ लिखा हुआ है, तो ये मुझे वहाँ मिलेगा, मैंने वहीं जाना है। दैट्स द काइंड ऑफ प्रिपरेशन। पाकिस्तानीज अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी बहुत ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना होमवर्क करने की प्रिपरेशन की आदत बहुत कम है। हम बहुत लेट जागते हैं, फिर हमें रियलाइज़ होता है यार अब तो जाना है, एक हफ्ता रह गया है, तो अब शॉपिंग भी हमने जल्दी जल्दी करनी है, तैयारी भी जल्दी जल्दी करनी है। अब कोई ट्रैवल एजेंट ढूंढते हैं, कोई टूर ऑपरेटर ढूंढते हैं, उसमें कभी कभी स्कैम्स भी हो जाते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर। एग्जैक्टली, तो उसमें कभी स्कैम्स भी हो जाते हैं, तो मुश्किल हो जाता है। फिर उससे हम, क्योंकि हमें खुद एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता, अपनी ही लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से हम पाकिस्तान का चेहरा दुनिया को दिखा नहीं पाते। दैट्स द रियल प्रॉब्लम। ओके, जो वैसे पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, आपको क्या लगता है, क्या फिगर होना चाहिए? सर 3 बिलियन डॉलर का रफ फिगर है, 2024 का नंबर है। ये बड़ा होना था 2025 में, थोड़ा सा हमें चैलेंजेस हो गए क्लाइमेट की वजह से, बट अभी भी फ्लडिंग की वजह से जो है, सॉरी फ्लड की वजह से, फ्लड की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ा सा मसला हो, बट 2024 का नंबर 3 बिलियन डॉलर का है। बट मज़ा आएगा आपको सुन के कि ये श्रीलंका के बराबर है, और श्रीलंका का जो एरिया है वो गिलगित बल्तिस्तान से भी कम है। हमारे पास मेजरली नॉर्दर्न एरियाज में 3 रीजन्स हैं जहाँ पे टूरिज्म होती है। एक केपी है, एक गिलगित बल्तिस्तान है, एक आज़ाद कश्मीर है। गिलगित बल्तिस्तान जो उन तीनों में से एक है, उससे भी छोटा है श्रीलंका, लेकिन उनकी और हमारी टूरिज्म इकोनॉमी बराबर है। तो मे भी उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा सोर्स है। लैंडस्केप भी दोनों का बहुत अलग है, वहाँ बीचेस है, आइलैंड्स हैं, उस ट्रॉपिकल वेदर टाइप है। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा अप नॉर्थ में तो, लेकिन उस पूरे मुल्क का रकबा भी जो है ना गिलगित बल्तिस्तान से छोटा है, लेकिन उनकी इकोनॉमी हमारे बराबर है, टूरिज्म इकोनॉमी, क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है टूरिज्म पे। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया आपका अप नॉर्थ में, काफ़ी सड़कें जो पहले टूटी फूटी थी अब काफ़ी बन चुकी हैं, टनल्स बन चुके हैं। लेकिन नंबर सुन के आई थिंक आप हैरान होंगे कि 2 करोड़ लोग रोज़ हर साल नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं पाकिस्तान में, 20 मिलियन अफराद। लोकल या इंटरनेशनल मिला के? लोकल, इंटरनेशनल तो बहुत कम है सर। इंटरनेशनल अराइवल्स का जो पाकिस्तान नंबर कोट करता है, जो हमारा सरकारी आदाद-ओ-शुमार के नंबर है, वो तकरीबन 9 लाख के करीब है, जो कि थोड़ा सा इट्स टू गुड टू बी ट्रू। मेरा ख्याल है ये उन विजिटर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं जो शहरों में काम के लिए आते हैं। जी एग्जैजरेटेड फिगर है? नहीं, एग्जैजरेटेड आई थिंक वो उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं जो शहरों में काम के लिए आते हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर किसी काम के सिलसिला में आए, किसी किसी एग्जीबिशन के लिए आए। फॉर एग्जांपल अभी कराची में एक एग्जीबिशन हो रही थी, या जब आइडियाज़ होती है तो काफ़ी इन्फ्लक्स आ जाता है, उनको भी शायद वो इंक्लूड करते हैं। बट अगर मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में जाऊँ तो उनकी तादाद बहुत कम है। पाकिस्तान की टूरिज्म इकोनॉमी सारी लोकल टूरिस्ट चला रहे हैं। दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट। जब तक इसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं आएगा तो वो जो वॉल्यूम हम कैपेसिटी रखते हैं जिसकी, वो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर श्रीलंका इतना कम रकबे के बावजूद हमारे बराबर टूरिज्म इकोनॉमी रखता है, तो हमारे लिए 5x करना या 10x करना कोई मुश्किल नहीं है। सर एक आर्ग्यूमेंट है कि जिस तरह हर मुल्क का एक अपना कल्चर होता है, ठीक है, हमारा अपना कल्चर है और काफ़ी टूरिस्ट आपके कल्चर को ही देखने आते हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री को एक शिकायत ये भी है कि हमारे यहाँ पे वेस्टर्न टूरिस्ट इसलिए भी नहीं आता कि उसकी जो प्रेफरेंसेस होती है, जो उसको इंडिया में मिल रही है, श्रीलंका में मिल रही है, थाईलैंड में मिल रही है, बाली में मिल रही है, वो पाकिस्तान में नहीं मिलती उसको। तो आपको लगता है कि टूरिस्ट के लिए एक अलग से कोई ऐसा जोन बना देना चाहिए कि जहाँ पे उनको जो तमाम उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर दिया जाए कि आप आएँ, पाकिस्तान में आपको मिलेगा, उससे फ़र्क पड़ेगा?
आप दुबई मॉडल की बात कर रहे हैं, दुबई मॉडल, टर्की मॉडल कह लें बल्कि। टर्की मॉडल भी कुछ हद तक है, आप सही हाँ। कह रहे हैं, लेकिन इस आर्गुमेंट को मैं इसलिए इनवैलिडेट कर देता हूँ क्योंकि जब मैं खुद मोरक्को गया 2022 में एक स्टार्टअप इवेंट के लिए गया था, तो वहाँ मुझे कुछ बहुत ही अलग चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिली। क्या? तो मोरक्को की इकॉनमी जो है ना टूरिज्म की, वो बहुत बड़ी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोप से मोरक्को की फ़्लाइट है 2 घंटे की। नॉर्थ और अफ्रीका ही है उसका तो। हाँ, बहुत करीब है, बिल्कुल नॉर्थन अफ्रीका पे ना, बॉर्डर बिल्कुल अफ्रीका के बॉर्डर के पास है। 2 घंटे में आप पहुँच जाते हैं वहाँ पे, लेकिन मोरक्को में आपको ढूँढने से भी लेकर नहीं मिलता। मैंने एक अगेन बैकपैकर्स ग्रुप के साथ ट्रैवल किया जिसमें तकरीबन 24-25 यूरोपियंस और अमेरिकन्स थे। ख़वातीन भी थी उसमें और मर्द भी थे। उन सबसे मैंने इस बारे में डिस्कशन की, तो उन जनरली पता ही चला कि ये सब लोग हैं जो रेगुलर क्लबिंग वगैरह करते हैं, लेकिन इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है मोरक्को में क्लबिंग करने, बिकॉज ये वो ढूंढने के लिए यहाँ पे आए नहीं हैं। यस। और जिन लोगों को थी भी ज़रूरत, उन्होंने कहा यार यहाँ तो नहीं मिलता वो, तो हमने ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस दी भी नहीं। तो अगर मोरक्को सिर्फ कल्चर की बेसिस पर इतनी बड़ी इकॉनमी चला सकता है टूरिज्म की, और इतने ज़्यादा नंबर ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, तकरीबन 1,70,00,000 टूरिस्ट मोरक्को सालाना आते हैं, इनको किसी को क्लबिंग और ड्रिंकिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और ये सिर्फ कल्चर देख के खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। और बहुत और बड़ी लैंडस्केप क्या वहाँ पे, डेजर्ट है? डेजर्ट, सिर्फ डेजर्ट है, लैंडस्केप तो वहाँ है ही क्या है? नहीं, ना होने के बराबर क्या है। देखने आते हैं फिर? सिर्फ कल्चर। नाइट लाइफ? आप एक रियाद को नहीं, नाइट लाइफ है ही नहीं, अगेन एज आई सेड, ना लेकर मिलता, ना नाइट लाइफ मिलती है, कुछ नहीं मिलता, सिर्फ कल्चर देखने आते हैं, क्योंकि ईस्ट आपको जो है 2 घंटे की फ्लाइट पर मिल जाता है और सस्ता मिल जाता है। Okay. बट मोरक्को इज स्टिल एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इज वेरी एक्सपेंसिव। वहाँ पे Okay. एक टाइम का इज्जत का मील जो होता है ना, वो तकरीबन पाकिस्तानी 1200 रुपये 1500 रुपये का मिलता है, या इवन 2500 रुपये तक का मिलता है। आप नॉर्दर्न एरिया जाके 4 बंदे मिलके कढ़ाई खा लें, आप 500-600 रुपये पर पर्सन पे खाना खा लेते हैं। आप एक 2000 रुपये के कमरे में इज्जत, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जर्मन टूरिस्ट जो है वो 500 रुपये के कमरे में नारायण में अगर रह सकता है, तो आप 2000 या 3000 रुपये के रूम में रह सकते हैं अगर आप बजट पे हैं। तो पाकिस्तान इज अगैन हाफ या उससे भी कम चीपर देन मोरक्को। लेकिन मोरक्को इतने टूरिस्ट अट्रैक्ट कर लेता है बगैर ये सब दिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ की अवेयरनेस ज़्यादा है। वो करीब भी है, खैर उनको थोड़ा सा एडवांटेज है, बट वो सिर्फ कल्चर देखते तो हैं। मोरक्को में कहाँ, कैसाब्लांका है और क्या है? कैसाब्लांका तो सिटी है, सिटी, हाँ। कैसाब्लांका और रबात तो सिटीज हैं। रबात, हाँ। लेकिन जो वो मरजूगा एक जगह है वहाँ पे हाँ। जिसमें वो सहारा डेजर्ट के बीच में कैंपिंग वगैरह का Okay. एक्सपीरियंस कराते हैं, दैट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन वो लिटरली आप किसी को ये फिक्र नहीं होती कि हम सहरा के बीच में बयाबान में कुछ ऊँट वालों के साथ रात को कैंपिंग कर रहे हैं, 25-30 लोग आग जला के बैठे हुए हैं, वहीं खाना बन रहा है, एंड नोबडी इज वरीड अबाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी ज़बरदस्त है। वो जो सहरा पहुंचने के लिए रोड है वो बिल्कुल ठीक है, तो आप पहले रोड ट्रैवल करके गए, उसके बाद आप ऊँटों पे बैठ के सहरा में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ना सेफ्टी की टेंशन है ना एक्सेसिबिलिटी की तो टेंशन ये है। हमारे यहाँ थर में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, किया है कभी आपने? नहीं, क्योंकि सेफ्टी की गारंटी नहीं है सर, दैट्स द प्रॉब्लम। हमारा जो ये वाला रीजन है, सदर्न रीजन है, दोनों जगह सिंध और बलूचिस्तान में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, एंड देन अगेन एक्सेसिबिलिटी इशूज़ हैं, बिकॉज रोड कहाँ तक जाएगा। लेकिन ये चोलिस्तान में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन चोलिस्तान साउथ पंजाब, बट दैट्स इन पंजाब, आपको पता है थोड़ा पंजाब में काम थोड़े से वो progressive थल होते हैं, लगता है फिर आपका। थल लगता है। तो वहाँ पे ये काम, वहाँ पे रैली भी होती है, हाँ, वहाँ पे ये इस किस्म के इनिशिएटिव्स भी लोग ले लेते हैं, बिकॉज वहाँ सेफ्टी का इशू नहीं है और एक्सेसिबिलिटी बेहतर है, रोड बहुत बेहतर हैं। तो ये उमरकोट, ये रनीकोट है। रनीकोट, ये वाला तो सेफ एरिया है ना? देखें, जब लोग मुझसे भी मांगते हैं ना ये ओपिनियन, सिंस आई रन अ कंपनी एंड बिजनेस, कि आप ये सदर्न पार्ट सिंध और बलूचिस्तान के बारे में आप आप जो कच्चे वाला इलाका चले उसको छोड़ दें, जो जी, इंडस जी, बेसिन है आपका, जी, वहाँ पे जी, है ये जी, मसले मसाइल, जी। बट ये जो डेजर्ट वाला एरिया है आपका, वहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि इतने कोई रिस्क हैं। एज आई सेड अयाज, जब मुझसे लोग पूछते हैं ना तो मैं कहता हूँ सेफ है भी और नहीं भी है, बिकॉज एनी टाइम बुराई एनीथिंग का कैन भी हैपन। होती है। लेकिन अब आपको ना कुछ बाइकर्स की वीडियोस मिलेंगी जो हाँ। कि लूटे गए हैं सिंध में, अच्छा, रोड पे लूटे गए हैं। जब आपके पास ऐसी वीडियोस होंगी तो जाहिर है लोग ट्रैवल नहीं करेंगे, राइट? ओके। क्योंकि ट्रैवल के लिए हाँ, सेफ्टी इज नंबर वन थिंग, सबसे पहली चीज़ है। ऐसा हुआ है, लेकिन पंजाब में आपको कभी भी नहीं मिलेगी ऐसा और ये कुछ भी। सिंध में कहाँ हुआ था ये? मैं एरिया तो भूल रहा हूँ, बट आई थिंक वो रास्ता जाता है उमरकोट की तरफ ही। ओके। कुछ मोटर बाइकर्स थे जो जा रहे थे और उनको इन द मिडल ऑफ नोवेयर समबडी स्टॉप्ड एंड उसके बाद स्नैचिंग हो गई, और वो उनका गोप्रो लगा हुआ था, तो सारी वीडियो रिकॉर्डेड है। गोप्रो नहीं ले गए वो? गोप्रो नहीं लगेगा, वो दिखा ही नहीं उनको, क्योंकि वो शायद हेलमेट में उनके छुपा हुआ था, काले रंग का था, तो वो दिखा नहीं। बट पंजाब में आपको ऐसा इंसिडेंट कभी दिखेगा नहीं, क्योंकि वहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी पे बहुत काम होता है। हाँ हाँ, तो पंजाब में ये नंबर वन इस चीज़ है, मामले किसी में टूरिज्म के लिए yes, सबसे yes। पहला पिलर है ये, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके बगैर कोई भी नहीं आता ना। टॉप 5 डेस्टिनेशंस कौन सी है पाकिस्तान में टूरिज्म के लिए? अगर टूरिज्म के इस साल का तो नंबर्स हैं सर, तकरीबन हमारे ही नंबर्स बता दूं अगर आपको, तो 45% जो इंटरेस्ट था वो स्कर्दू में था। कर दूँ तो यस। अच्छा, जब से हमने ये वो ट्रिप डिज़ाइनर का फीचर बनाया है ना वेबसाइट पे, तो अब तो ये सारा हमारे पास सारा डॉक्यूमेंटेड है डेटा ओके कि किस एरिया की कितनी डिमांड है। ओके। तो स्कर्दू वाज द टॉप 45%, कश्मीर वाज नंबर 2 25%, इवन दो कश्मीर में एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस भी हैं और फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैलेंजेस हैं। वहाँ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी कम है, डिस्प्यूटेड एरिया है।
बॉर्डर सिक्योरिटी अगेन इस साल तो जंग भी हो गई थी, तो लोग इन्वेस्टमेंट्स कम करते हैं, तो वहाँ ना आपको 3-4 स्टार रिजॉर्ट्स नहीं मिलेंगे। ये नीलम वैली की ही बात है? नीलम पूरी? वैली की बात कर रहा हूँ। ओके। लेकिन ये है कि लैंडस्केप अनमैच्ड है, Oh, तो लोग yes, जाना yes, चाहते हैं इस वजह yes, से। yes. कश्मीर वाज नंबर 2 हम्म, एंड देन सवात एंड कलाम वाज नंबर 3। वो सारा रीजन बहुत ही ग्रीन है, तो ग्रीनरी अच्छा पाकिस्तानी ग्रीनरी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है पाकिस्तानियों yes, को। yes. जो फॉरेनर्स आते हैं उनको ग्रीनरी नहीं देखनी, क्योंकि उनके अपने मुल्क काफ़ी ग्रीन है। तो क्या देखने आते हैं? उनको देखने होते हैं जाइगेंटिक बड़े ह्यूज पहाड़। पहाड़ 8000 मीटर या 7000 मीटर के कराकोरम, पहाड़। हिंदुकुश, जी। वो देखना उनको देखना है नंगा पर्वत, उनको देखना है राकापोशी, राकापोशी, और अगर K2। उनमें हिम्मत हो तो वो K2 भी देखने जाते हैं। फिर K2 खैर पैदल काफ़ी लंबा रास्ता है, हाँ, yes. लेकिन अब एक अच्छी चीज़ हो गई है कि वो फ्लाइट की वजह से ना वो एक ही फ्लाइट में आपको नंगा पर्वत K2 दोनों दिखा देते हैं। अच्छा, ये भी हो रहा है? जी जी बिल्कुल। वो ओके। आप कराची से अगर आप स्कर्दू का तैयारा लेंगे तो वो पहले गुजरेगा नंगा पर्वत से होता हुआ, हाँ। उसके बाद आपको जब वो जहाज़ लैंडिंग करता है स्कर्दू पे, तो पहले वो एक टर्न लेता है और उस टर्न पे आपको K2 दिख जाता है। वो बड़ा एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, लेकिन गोरों को उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़्यादा इंटरेस्ट है। पाकिस्तानी थोड़ा ग्रीन एरियाज देखना चाहते हैं, तो हम रैंकिंग की बात कर रहे थे, स्कर्दू नंबर 1, कश्मीर नंबर 2, सवात कलाम नंबर 3, नंबर 4 पे हुंजा है, नंबर 5 पे नारान है। नारान जो सबसे पहले आप नंबर 1 था नंबर 1 होता नारायण। था, नारायण का आगान यही होता था। एग्जैक्टली। तो अब नारायण में इंटरेस्ट लोगों का कम हो गया, लेकिन नारायण क्योंकि गेटवे है, हुंजा और स्कर्दू अगर आप बाय रोड जा रहे हो बाय तो रोड सब के लिए लोग तो ही वहाँ से हाँ। वहाँ पे स्टे भी करते हैं और वहाँ से गुजरते भी हैं। तो इसेंशियली वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी है, इसलिए आप जाके देखो तो वहाँ पे होटल बहुत बन गए हैं, काम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अच्छा, ये अभी कुछ रीसेंट रील्स में मैंने देखा था, पसूकोन्स। जी। क्या खूबसूरत जगह है। हुंजा में मतलब वो ऐसा लग रहा था कि एआई से बनाई हुई चीज़ है कोई। अनयूजुअल आर्किटेक्चर, और प्रॉपर natural है। जी नेचुरल है, एब्सोल्युटली नेचुरल। ये भी स्कर्दू के पास से ही आता है? हुंजा में हुंजा में है ये। तो हुंजा स्कर्दू का कितना डिस्टेंस है? तकरीबन 5 घंटे की ड्राइव है 5 घंटे की ड्राइव है। स्कर्दू से हुंजा। तो एक अच्छी चीज़ अब ये भी होने लगी, क्योंकि हुंजा बाय रोड इस्लामाबाद से बहुत दूर था, तो अब लोग बजाय इसके कि इस्लामाबाद फ्लाई करें कराची से, अगर जो कराची के टूरिस्ट हैं वो डायरेक्ट स्कर्दू फ्लाई करते हैं, फिर अगर हुंजा भी जाना हो तो स्कर्दू से ही बाय रोड हुंजा चले जाते हैं। ये बड़ा अच्छा हुंजा में एयरपोर्ट नहीं है। हुंजा में गिलगित में एयरपोर्ट है, लेकिन गिलगित के एयरपोर्ट की लैंडस्केप ऐसी है कि वहाँ फ्लाइट का लैंड करने के लिए ना मौसमी हालात का बहुत ही मौजू होना ज़रूरी है। अगर वो 2% 5% भी मौजू ना होना तो फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, उसकी लैंडिंग थोड़ी सी अच्छा। चैलेंजिंग है। यस, लेकिन स्कर्दू का एयरपोर्ट बहुत ओपन एरिया में है, बड़ा तैयारा बहुत आराम से चला जाता है, तो इसलिए स्कर्दू पे जो फ्लाइट्स की सक्सेस रेट है वो ज़्यादा है, लैंडिंग की सक्सेस रेट, तो इसलिए जो है और वो अभी भी कहते हैं कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फ्लाइट्स इन द वर्ल्ड। स्कर्दू इज नॉट, गिलगित इज यस। नहीं, स्कर्दू में भी जो वो टर्न करते हैं यूं नहीं करके। इट्स नॉट डेंजरस, नहीं? नहीं बिल्कुल डेंजरस नहीं है। तो क्योंकि मैंने जितने भी ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं गोरे, वो तो उनकी यही देखा कि इट्स नॉट डेंजरस, वो शायद लगता होगा वो क्योंकि विजुअली आई गेस उनके लगता हो। ऐसे एक्सपीरियंसेस आया बहुत कम होते हैं ना, मतलब आप जहाज में जब व्हेनेवर यू टॉक अबाउट दो पहाड़ों के बीच से यूं मोड़ के जहाज जा रहा है ना, बट वो उसकी वजह ये शायद उनको अनयूजुअल इसलिए लगता हो क्योंकि जहाज में जब आप जैसे जहाज का नाम लेते हैं आपके जहन में आता है 30,000 फुट। अब 30,000 फुट पे उड़ने वाली चीज अगर पहाड़ों के बीच से जा रही है तो पहाड़ कितना बड़ा होगा। ओह यस। ऐसे पहाड़ कम है ना दुनिया में, इसलिए ये लोगों के लिए अनयूजुअल है। यार क्या क्या विजुअल होता होगा वहाँ पे। अनबिलीवेबल, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये। आप तो हम क्यों अपील नहीं कर पा रहे? मतलब ठीक है, जो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख के लोग आ तो रहे हैं, हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि और टूरिस्ट आएँ और लोग आके इस विजुअल को एंजॉय करें? क्यों नहीं हो पा रहा हमसे? आई थिंक यार इसमें ना मामला एक तो पॉलिसी लेवल पर ना बहुत जो करने की जरूरत है वो बहुत बड़े लेवल की है ना। आई थिंक हमें ना टूरिज्म को सेंट्रलाइज करना पड़ेगा पाकिस्तान में, थोड़ा सा इस पर पॉलिटिकल बात भी होगी। ठीक है। पाकिस्तान में ना प्रोविंसेस में प्रोविंशियल टूरिज्म कॉर्पोरेशंस हैं, Okay. सिंध की अलग है, पंजाब की अलग है, पाकिस्तान की भी एक PTDC के नाम से, ओके। लेकिन उसका स्कोप बहुत छोटा है। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके उनके ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ेंगे ना तो आपको एक ही मेन चीज़ मिलेगी कि हमने पाकिस्तान की मार्केटिंग करनी है दुनिया में, बट कर कहाँ कैसे रहे हैं? करनी है? कैसे करनी है और कर कहाँ रहे हैं, ये क्वेश्चन है। वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ वो काफ़ी पीछे हैं। और इसको अच्छा फिर अगेन आई थिंक उनके स्कोप में एक चीज़ ये ऐड होनी चाहिए कि टूरिज्म सिर्फ एक किसी को तस्वीर दिखाने का नाम नहीं है, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ थिंग्स। तो जैसे मैंने बात की, सबसे पहला पिलर है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, Yes. उसमें आपको सिक्योरिटी इदारों को ऑनबोर्ड लेना पड़ेगा। यस। दूसरा पिलर है एक्सेसिबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी और FWO को ऑनबोर्ड लेना पड़ेगा, जो कभी लैंडस्लाइड के केस में आपको बचाते हैं, जो आपके रोड्स बनाते हैं। अभी भी बहुत जगह है पाकिस्तान की इतनी ज़बरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे रोड ठीक नहीं है। फेरी मेडोज वाला रोड है। फेरी मेडोज वाला रोड है, चले वो तो एक ऐसा है, वो तो ऑफ यार रोड वो बन डेस्टिनेशन है। अच्छा इसको चलो बाद में करते हैं इस वाला सवाल। आप कंटिन्यू तो करें। दूसरी चीज़ हमने बात की एक्सेसिबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए आपने उदारों को ऑनबोर्ड लेना है। तीसरी चीज़ है फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़, उसके लिए आपने प्राइवेट सेक्टर को ऑनबोर्ड लेना है। अच्छा अब अगर आप, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका ट्रिप 1 लाख रुपए का है और वो टैक्सेस की वजह से 1,20,000 का हो जाएगा, हो सकता है बहुत से लोग उसको ऑल टुगेदर छोड़ के बोले यार कराची में पिकनिक कर लेते हैं।
राइट। तो आपको इसको टैक्स फ्री, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज्म इट्स टैक्स फ्री, अच्छा। केपीके में इट्स नॉट, पंजाब में इट्स नॉट। पंजाब में 16% टैक्स है, केपीके में कहीं 15% टैक्स प्लस 5% बेड टैक्स भी है, तो होटल के रेट पे 20% तक टैक्स लग रहा है केपी में? केपी में। तो उससे फिर होटलियर्स को नुकसान होता है। तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी, रिजॉर्ट्स नहीं बनेंगे, तो लोग रहने के लिए नहीं आएंगे ना। क्योंकि पाकिस्तानी टूरिस्ट के लिए देखिए, पाकिस्तान का तो पता है, लेकिन उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी तो चाहिए ना ओवरऑल। उसको अपने बच्चों के साथ रात को सोना है, तो उसको ठंड नहीं चाहिए, उसको गर्म पानी चाहिए। फैसिलिटीज़ अच्छे होटल्स में तभी आएंगी जब इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तो उसको ये फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ काम करना पड़ेगा। और चौथा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है पर्सनली, पब्लिक बिहेवियर को हमें काफ़ी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इवन दो जैसे हमने बात की पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छे हैं, बट उनका ये जानना भी ज़रूरी है कि आपने टूरिस्ट को स्पेस कैसे देनी है कि वो एंजॉय कर सके। आपका अपना बिहेवियर कैसा होना चाहिए, शॉपकीपर्स का, रेस्टोरेंट ओनर्स का, इनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए कि आने वाले को एक ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस मिले। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैं 10 साल बाद सैफ अल मुल्क झील गया, बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में बहुत अर्ली डेज से टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रही है। मेरा 10 साल बाद चक्कर लगा इस साल। पोस्ट कार्ड प्लेस है एग्जैक्टली, वो मेरे पास आज भी 2015-14 की भी पिक्चर्स हैं, और इस साल मैंने पिक्चर ली। एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यार चलो क्लाइमेट ने उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, इट्स स्टिल वेरी ब्यूटीफुल, बट देयर इज जस्ट सो मेनी पीपल सेलिंग देयर सर्विसेज देयर एंड दे आर कॉन्स्टेंटली आफ्टर यू। सो वो 5 मिनट भी गुजारना मुश्किल हो जाता है कि तस्वीर खिंचवा लें, शहद खरीद लें, कहानी सुन लें, चाय पी लो, कहानी सुन ले, कहानी वहाँ पे कहानी सुनाने का भी कल्चर है। अच्छा। जी वहाँ पे स्टोरी टेलर्स हैं, परियों की कहानियाँ, परियों की कहानी exactly। तो वहाँ लोग आ जाते हैं और आपको जी कहानी सुन ले, वो उस वक्त भी आते थे, आज भी आते हैं, बट उनको ना थोड़ा सा पब्लिक बिहेवियर को इंप्रूव करने की जरूरत है कि यार लोगों को स्पेस भी दो यार। क्योंकि लोग, आई लिटरली नोटिस माई सेल्फ, और मुझे खुद फील हुआ कि यार आई कैन नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर, मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से, मुश्किल हो रही है अब स्पेस मेंटेन करना ना। ये और बाय द वे मैं तो गया हूँ ऑफ सीजन में, क्योंकि मैं जब काम के लिए निकलता हूँ तो सीजन खत्म हो चुका होता है। मैंने सोचा यार सीजन में लोग काफ़ी परेशान होते होंगे, क्योंकि आप देखें ना आपके आसपास इतने लोग हैं जो कि घूमने आए हैं, उसके साथ ये सर्विस प्रोवाइडर्स भी आपके पीछे लगे हुए, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर अच्छा, पेशावर में हमने कुछ केसेस देखे जिसमें कभी बैगिंग भी होती है। वो तो सर पूरे पाकिस्तान में। एक इटालियन साइकिलिस्ट मुझे एक दफ़ा पारस के करीब मिला मुझे केपीके में, और मेरी गपशप लग रही है उससे, तो पूरे इलाके के बच्चे उसके पीछे लगे हैं और वो बेचारा बिस्किट्स बांट रहा है उनमें। वो कह रहा है यार अंग्रेजी में कह देता हूँ, आई नीड टू गेट रिड ऑफ दीज किड्स, बट मैं उनको टर्न अवे नहीं करना चाहता कि खाली हाथ जाओ, चलो मैं तुम्हें बिस्किट दे देता हूँ। तो जस्ट टू गेट अ 10 मिनट स्पेस जिसमें मैं और वो कॉन्वर्सेशन कर सकें, उसको बेचारे को बिस्किट्स बांटने पड़े। तो ये छोटा छोटा, कश्मीर में एक अच्छी चीज़ उन्होंने जगह जगह लिख के लगाया हुआ है कि बच्चों को भीख किसी सूरत ना दें। ओके, हम अपने बच्चों को बच्चे तो शरारत कर सकते हैं, बट उन्होंने कम से कम इनिशिएटिव लिया हुआ है। टूरिस्ट पुलिस का भी कॉन्सेप्ट मुझे दिखा कश्मीर में, बट ये छोटी छोटी चीज़ें लैकिंग हैं। तो ये 4 पिलर्स की हमने जैसे बात की, पहली चीज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इदारों को ऑन बोर्ड लेना, एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें आपने हाईवे अथॉरिटी को लेकर रोड्स बनाने हैं। आई गेस ये रोड्स तो बनना शुरू हो गए हैं, आई गेस वो कहते हैं ना इनिशिएटिव तो लिया जा चुका है, अब कहाँ तक जाते हैं ये एक सवाल है। एंड इसको सेंट्रलाइज कैसे करते हैं, क्योंकि एक बॉडी, कोऑर्डिनेशन बॉडी होनी चाहिए जो इन सबको ऑन बोर्ड लेके कम से कम इंश्योर करे कि पाकिस्तान में 4 महीने, अप्रैल, जून, जुलाई एंड दिसंबर, जब बहुत पीक पे टूरिज्म होता है, उस वक्त कम से कम टूरिस्ट को ये परेशानी ना हो यार कि मैं मारा सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए फिर रहा हूँ, मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। आप अक्सर केपी टूरिज्म का पेज है, उस पर जाएँ, आपको रोड की अपडेट नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती। एक बड़ा मज़े का जो लोग ट्रैवल करते हैं वो जानते हैं ये बात कि एक पाकिस्तान में जो भी यूज़ किया जाता है, बाबू सर खुला है या नहीं। बाबू सर इज़ अ गेटवे जो कि केपी को कनेक्ट करता है गिलगित बल्तिस्तान के साथ। ठीक है, ये खुलता है जून में और बंद होता है अक्टूबर में, लेकिन इस दौरान काफ़ी टूरिज्म हो रहा होता है ना, तो सब लोग पूछ रहे होते हैं यार खुल गया तो हम यहाँ से गुजरे, बिकॉज वो रास्ता शॉर्ट है। बाबू साहब एग्जैक्टली, वो रास्ता शॉर्ट भी है, खूबसूरत भी है, तो सारी दुनिया पूछ रही होती है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान में कोई सेंट्रल बॉडी ऐसी नहीं है जो उस लेवल की कोऑर्डिनेशन करके ये सोचे कि यार टूरिस्ट को हर जगह 25 लोगों से पूछने की तो वहाँ की लोकल एडमिन भी नहीं करती है? नहीं, क्योंकि ये इनिशिएटिव जो है ना, वो एक, मैं एज आई सेड, इसको सेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है और इसकी जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत है। एक एग्जांपल दे देता हूँ, SIFC पाकिस्तान में अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया गया जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स को लाने के लिए लिया गया था, और है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उस पर बात कर लेते हैं। उन्होंने एक अच्छी चीज़ की है कि उन्होंने फार्मा इंडस्ट्री को डीरेगुलेट किया है, और उससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 3 से 4 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है सिर्फ फार्मा की। वो बॉडी क्या है, उस बॉडी को थोड़ा सा स्टेक दे दिया गया है सिविलियन इदारों से ज़्यादा, लेकिन उसमें वो उन पावर्स को यूज़ करके पाकिस्तान के लिए प्रोडक्टिव चीज़ें कर रहे हैं। टूरिज्म में क्या है कि हर चीज़ क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है, प्रोविंसेस की अपनी अपनी बॉडीज कोने में बैठी काम कर रही हैं, सेंट्रल बॉडी का स्कोप बहुत ही छोटा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और FWO उनकी बात नहीं सुनते, तो सब बस अपने अपने कमरों में बैठे हैं, तितर-बितर हुए हैं। इसी को अगर आप कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर लें ना, तो ये जो पाकिस्तान 3 बिलियन कर रहा है, इसको 10 बिलियन का क्रॉस करना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा औरंगजेब भाई, आप पोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपने बना दिया, लेकिन अभी भी आप कहते हैं कि आप काम के सिलसिले में आप नॉर्थ जाते हैं, कौन सा काम करें वहाँ पे आप?
इंटरेस्टिंग। तो एक चीज़ मैंने जब हम अपनी स्टोरी आपको बता रहे थे कि हमने बनाया किस तरह था, जो नज़ीर लाला के आइडिया से उनका नाम भी पोर्टर रखा, वो एक्सपीरियंस ओवरऑल ये था कि हमने एक सर्विस प्रोवाइडर को हैंड पिक किया, उससे सर्विस ली और फिर दुनिया को बताया कि यार ये वो लोग हैं जिनसे आपको सर्विस लेनी चाहिए। तो इस इनिशिएटिव को हमने 2019 में जब हम लॉन्च कर रहे थे उसी टाइम शुरू किया था कि हम जो स्टेज हैं जितने भी, यानी होटल्स और गेस्ट हाउसेज हैं, उनको फिजिकली वेरीफाई करेंगे। ये हमारा शुरू से यूएसपी था। तो जो booking.com मॉडल है उसमें आप खुद साइन अप कर सकते हो प्रॉपर्टी के तौर पे, लेकिन अक्सर आपको इस्लामाबाद में भी स्पेशली ऐसे गेस्ट हाउसेस का कुछ मिल जाएगा जिसमें जब लोग जाते हैं तो पता चलता है कि जी जैसी जगह देखी है पिक्चर्स में वैसी नहीं है। तो मैंने कहा यार इस चीज़ को ख़त्म करना है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में ई-कॉमर्स इंडस्ट्री जब आई थी 2012-13 में, उसको 6-7 साल लगे मार्केट में एतमाद बहाल करने के लिए। वो इसलिए कि लोगों को ये होता था यार जो पिक्चर में दिख रहा है वो आएगा नहीं, तो इस चीज़ को ख़त्म, हमने सोचा इसको पहले दिन से ख़त्म करते हैं। तो मैंने फिजिकली वेरीफाई करना शुरू किया होटल्स को। तो मेरा पहला ट्रिप था हुंजा का, कराची से हुंजा का मोटर बाइक पे। उसमें मैंने 130 होटल्स को 15 दिन में किया था ऑन बोर्ड, उनकी फोटोग्राफी की और उनको फिजिकली ऑन बोर्ड किया। तो उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक ये कि आप उस हॉस्पिटैलिटी ओनर को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि इसको सर्विस के बारे में कितना पता है ना, या ये अपने काम से कितना कमिटेड है। दूसरा ये कि आप कैसे एनरोल करना ही नहीं करना। हाँ यार एग्जैक्टली, कि वो सही सर्विसेज देगा या नहीं देगा। दूसरा ये कि उसकी जगह जो है वो दिखती कैसी है, तो वो हम अपने एक्सपीरियंस से लोगों को दिखा सकें बाय जस्ट डूइंग देयर फोटोग्राफी ऑन आवर ओन। तो मैं कैमरा उठा के निकल गया और 130 होटल्स की मैंने फोटोग्राफी की, उनको वेबसाइट पे चिपका दिया। तो लोगों ने देखा, तो उस पर अब हमारे वेबसाइट पे एक टिक लगा होता है वेरीफाइड का, वो ये बताता है कि ये फिजिकली वेरीफाइड प्रॉपर्टी है। ओके। तो ऐसे तकरीबन 500 के करीब होटल्स को मैं फिजिकली खुद पर्सनली कर चुका हूँ तकरीबन 6 साल के पीरियड में। वही काम करने अभी रिसेंटली मैं कश्मीर गया हुआ था। तो दिस इज़ व्हाट आई डू। ऑफ सीजन जब होता है तो हम प्रॉपर्टीज़ देखने चले जाते हैं, उनको देख के उनको ऑनबोर्ड भी करते हैं, देन उनकी फोटोग्राफी भी करते हैं, ताकि जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म से बुकिंग्स कर रहे हैं उनको ये एतमाद हो कि जो हम बुक कर रहे हैं वो हमें एग्जैक्टली वही मिलेगा। तो ये मैं काम करता हूँ। बाकी अदर देन दैट, क्योंकि कंपनी के लिए थोड़ा कंटेंट भी बनाना होता है, तो उसके लिए मैं मोटर बाइक बहुत आसान एक सवारी है जिसमें आप जब चाहें जहाँ चाहें रुक सकते हैं। इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग ऑन अ कार आई प्रेफर तो कराची से आपको अपना हुंजा या चल स्कर्दू कह लें, कितने देर लगती है पहुँचने में, कितने दिन लगते हैं? जो मैंने 2019 का ट्रिप किया था वो तो कराची से किया था मोटर बाइक पे। तो उसमें मेरा टोटल ट्रिप 15 दिन का था, लेकिन कराची से इस्लामाबाद हम 2 दिन में पहुंचे थे, एंड इस्लामाबाद से फिर हुंजा ओवरऑल ट्रिप तकरीबन 12-13 दिन। और अब किस तरह जाते हैं आप? कराची से मैं बाइक चला के गया था जब अभी नहीं, क्या अब तो नहीं, अब तो ऐसा नहीं करता। अब हमने कुछ मोटर बाइक के रेंटल्स भी हैं पाकिस्तान में। ओके। तो इस्लामाबाद से या तो रेंट कर लेते हैं अगर कहीं कश्मीर जाना है या नाराज जाना है या सवाद जाना है। अगर गिलगित बल्तिस्तान में कहीं घूमना है तो गिलगित से ही रेंट कर लेते हैं। स्कर्दू में भी रेंटल सर्विसेज हैं तो वहाँ से भी ले लेते हैं। तो अब ये है कि थोड़ा वैसे मैं जनरली वो बाय रोड ही ट्रैवल करता हूँ। कराची से इस्लामाबाद में बाय बस जाता हूँ, सो दैट आई कैन एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे जो हमारे क्लाइंटेल हैं वो उमूमन बस रोड से ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए जानना जरूरी होता है कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, ताकि हम ट्रैक कैसा है, ताकि हम प्लान कैसे कर सकें उनके लिए कुछ। तो कराची से इस्लामाबाद बाय रोड बस में ट्रैवल कर लिया या ट्रेन में कर लिया, एंड देन वहाँ से फिर मोटर बाइक रेंट करके। अच्छा, मुझे जैसा इंसान जो शायद पेशावर से आगे नहीं गया उससे आप क्या बताएंगे कि मुझे बाय रोड ट्रैवल करना चाहिए या मुझे स्कर्दू लैंड करना चाहिए? नहीं, अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी का चैलेंज नहीं है तो डेफिनेटली स्कर्दू लैंड करना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि थोड़ा सा पाकिस्तान गवर्नमेंट को और पीआईए को फेयर्स के बारे में सोचना चाहिए। 2021 में एक बड़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ हुई थी, आप यकीन भी नहीं करेंगे। इमरान खान की गवर्नमेंट थी और पीक सीजन में जून के महीने में कराची इस्लामाबाद फेयर 5,000 रुपये तक ड्रॉप कर गया था, जब ट्रेन का किराया भी 10,000 रुपये था बिजनेस क्लास का। तो वो तो तब था ना जब पेट्रोल प्राइसेस बहुत नीचे आए थे। यस, लेकिन अब उस वक्त से पेट्रोल की प्राइस अगर आज आप कंपेयर करें तो डबल है। लेकिन अगर इमरान खान उस प्राइस को, इमरान खान की गवर्नमेंट 5,000-6,000 तक पे ला सकती थी वन वे, तो आज आप उसको 12,000-15,000 पे ला सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली वो टैक्सेस और ये और पता है हमें सारी। यस, तो वो एयर ब्लू की फ़्लाइट मुझे याद है 4,800 रुपये की, दैट्स द लोएस्ट इन दिस इस टाइम जोन में अगर आप बात करें पिछले 10 साल में, दैट्स द लोएस्ट 4,800 रुपये कराची से इस्लामाबाद वन वे। आज अगर आप बुक करें तो जो रिटर्न फेयर है वो 60,000 रुपये है कराची इस्लामाबाद का, दैट्स अ लॉट। स्कर्दू अगर आप ट्रैवल करें तो वो जो रिटर्न फेयर है वो 75 से 80,000 रुपये स्टार्टिंग होता है। जब पीक सीजन होता है वो 1 लाख रुपये तक चला जाता है। एक अच्छी चीज़ हुई है कि एयर ब्लू ने शुरू की है प्रवासें, तो थोड़ा पीआई और एयर ब्लू में कॉम्पिटिशन आया है, तो थोड़ा सा इन प्राइसेस को वो 80,000 75-80 के दरमियान अब होल्ड कर लेते हैं। बट आई थिंक दैट्स स्टिल अ लॉट। जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसको थोड़ा नीचे ले आए ना अगर, तो काफ़ी बेहतरी आएगी। बट अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो भी जो रोड्स हैं पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक पैच हैदराबाद टू सक्खर का है जो थोड़ा चैलेंजिंग है। अदर देन दैट कराची टू हैदराबाद इज मोटरवे, सक्खर टू इस्लामाबाद इज मोटरवे। आप 20 घंटे में कराची से इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। अगर आप स्लीपर बस ले लेते हो तो आप सोते हुए जाते हो। हैदराबाद सक्खर वाला तो पता नहीं कितने सालों से क्यों नहीं बन पा रहा, क्या वजह है? पता नहीं सर, बट हम सिंध गवर्नमेंट के बारे में हम सुबह तक रैंट कर सकते हैं, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकलेगा। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है? नहीं, आई मीन सो हाईवे जो है एनएचए के अंडर है, आई एग्री विद दैट। लेकिन आपको केपीके में मेन सिटीज़ को कनेक्ट करने वाले बहुत सारे ऐसे हाईवेज मिलेंगे जो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल
चित्राल से आगे बोनी तक का शायद रोड बन गया है, बोनी से शंदूर टॉप रोड है ही नहीं। मैंने मोटर कच्चा है? बाइक है ही नहीं, कच्चा है टोटल। मैंने पत्थरों पर ट्रैवल किया है मोटर बाइक पे। अब जब बात की तो जी केपी गवर्नमेंट वालों का ये कहना था कि जी ये तो एनएचए की जिम्मेदारी है। मैंने कहा भाई उनको इंगेज कौन करेगा, कोऑर्डिनेट कौन करेगा, ये कौन इन्फ्लुएंस करेगा कि हमें इसकी ज़रूरत है, ये हमारी आबादी के लिए इंपॉर्टेंट है, करें इसको। तो अगेन थोड़ा सा बात पॉलिटिकल हो जाएगी, लेकिन पॉलिटिकल ऑफिसेस में जो है ना ऐसे लोगों का होना ज़रूरी है जिनका इन्फ्लुएंस अच्छा हो या जिनका इन्फ्लुएंस थोड़ा वाइड हो, एक्सपैंडेड हो। अभी रिसेंटली सोहेल अफरीदी साहब आए हैं, मैं नहीं जानता कि उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना है या उनके दोस्त मरकज़ में और पंजाब में कितने बैठे हुए हैं। लेकिन जो हम पहले बात कर रहे थे कि टूरिज्म बॉडीज़ को सेंट्रलाइज करना, उसमें भी इन लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एनएचए को भी इंगेज कर सकें, वो एफडब्ल्यू को भी इंगेज कर घूम सकें। फिर के बात वही साहिब इक़्तिदार पर आ जाती है कि जो ऊपर मसनद पे बैठे हुए हैं वो क्या सोच रहे हैं। जी, अवाम तो अपना ही सोचेगी, अवाम तो सवाल कर सकती है क्यों नहीं हो रहा। Absolutely. लेकिन जवाब आवाम के उन्हीं पास के तो पास एक है। बिल्कुल जायज़ हक है ना कि वो पूछ सके कि हमने आपको इलेक्ट किया, आप चीफ मिनिस्टर हैं, वी अंडरस्टैंड कि हाईवेज आपके अंडर नहीं आते, लेकिन आपका अपने एंड से क्या इनिशिएटिव है कि आप इसको करवा सकें। आप खुद नहीं कर रहे तो करवाएं तो सही ना। अच्छा भाई, पोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे आते हैं। पोर्ट ऑफ जी। पाकिस्तान इस वक्त ऑल ओवर पाकिस्तान जी, स- 75 प्लस डेस्टिनेशंस ओ वाओ, जिसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान एंड कश्मीर एंड आज़ाद कश्मीर, यस, सब हैं। सब हैं, यस। और क्या क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं? सो थोड़ा सा मॉडल एक्सप्लेन कर देते हैं। वैसे तो अब हम शार्क टैंक पे भी आ चुके हैं तो काफ़ी लोग जानते हैं इस बारे में, बट मॉडल ये है कि दुनिया में बहुत से OTAs एग्जिस्ट करते हैं, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज, जिस पे सर्विसेज लिस्टेड होती हैं, जिसमें सबसे मेजर सर्विस होटल और हॉस्पिटैलिटी होती है, कार रेंटल्स होते हैं, उसमें टूर गाइड्स होते हैं। हमने इनको क्लब कर दिया है एक ही जगह। ओके, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आप थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते हैं और आप अपना एक पूरा ट्रिप जो है कस्टमाइज कर सकते हैं उस पर। ओके, वो मोबाइल ऐप भी है, वो वेबसाइट भी है, फुल फरमाइशी प्रोग्राम। फरमाइशी प्रोग्राम। तो बजाय इसके कि आपने booking.com से होटल बुक किया, अपने किसी रिश्तेदार के थ्रू जो इस्लामाबाद में रहते हैं कोई कार रेंटल बुक की, उसके अलावा उसके बाद आपने फेसबुक से एक टूर गाइड ढूंढा, इस सब को करने के बजाय आप एक ही प्लेटफॉर्म से तीनों काम कर सकते हैं। नाइस। तो ये करके आप ट्रिप बुक करते हैं, उसके बाद ये तमाम सर्विसेज एंगेज हो जाती हैं, लोगों को हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, टूर गाइड, सारी सर्विसेज एक ही जगह मिल जाती हैं। यही काम पाकिस्तान में ऑफलाइन तो बहुत अरसे से हो रहा है, बल्कि अब जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो फिक्स डिपार्चर यानी जो 25 लोगों का ग्रुप टूर होता है उससे हट के कस्टमाइज की तरफ जा रही है, क्योंकि सबको अब अपनी मर्जी का ट्रैवल प्लान चाहिए। हाँ, वो आप एक जुलूस के चक्कर में वो फिर Exactly. आप वो रुल जाते हैं। रुल जाते हैं। प्लस ये भी एक बड़ा मसला है ना कि पाकिस्तान में क्योंकि ट्रैवल करने वाला ज़्यादा तबका है ना, वो नौकरी पेशा है, तो सबको छुट्टियां अलग अलग मिल रही हैं, तो वो फिर अपने हिसाब से ही सोच रहे हैं कि भाई इतने दिन का है, तो अब इतने दिन में अगर हमें कोई ग्रुप ट्रिप नहीं मिल रहा तो हमें खुद ही उसको कस्टमाइज करना है। वो कस्टमाइज करने के लिए एक ऐप उनको मिल गई है अब। सो दैट्स आवर मॉडल, इस तरह ये काम करता है। ठीक है, तो सिर्फ आसानी ही है आपके प्लेटफॉर्म में या अफोर्डेबिलिटी भी है? अगेन सो एक अच्छी चीज़ है कि हम क्योंकि ऑनलाइन हैं तो हमें प्राइसेस को ट्रांसपेरेंट रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे साथ मजीद और कंपेटिटर्स हैं जिनकी प्राइस कम्पीट। सो फॉर एग्जांपल booking.com पे आप देख सकते हैं किस होटल का कौन सा कमरा कितने का है, तो हमारे लिए उसको कंपेटिटिव रखना ज़रूरी होता है। एक ट्रैवल एजेंट आप उसको थोड़ा सा ये बेनिफिट होता है कि वो आपको पूरा पैकेज बना के एक वन प्राइस में दे सकते हैं, भाई ये 2 लाख रुपए का पैकेज है। अब इसकी जो सर्विसेज हैं वो मैं जानूँ कितने की हैं, आपके लिए उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत से लोग हैं, जैसे उम्रा के केस में हाँ, लोग बहुत ज़्यादा, अब खैर अवेयरनेस आ गई है तो लोग उम्रा के केस में भी होटल बुकिंग खुद शुरू कर दिया, बट ट्रैवल एजेंट ना थोड़ा सा उसमें मैनिपुलेट करके आपको उसमें खांचा होता है। कांचा होता है, तो 30-35% तक मार्जिन बना लेता है। ओह, हम तो शार्क टैंक पे टीवी पे बता चुके हैं कि हमारे मार्जिन सिर्फ 12% हैं, तो 20-22% आपको वहीं से थोड़ा सा प्राइस अच्छा मिल जाता है। वो खैर कंपैरिजन लोग करते रहते हैं, प्राइस में तो खैर हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया जो ज़्यादा और स्पेशल डिस्काउंट्स भी देते हैं। स्पेशल डिस्काउंट भी बिल्कुल देते हैं, तो वो ठीक है। आप जैसे दोस्तों के लिए या जो भी लोग जो आप रिपीटेड कस्टमर्स रिपीटेड कस्टमर उनको भी दे देते हैं। लेकिन जो ज़्यादा बेहतर फैसिलिटी है ना लोगों के लिए, वो अगेन जो मैंने पहले बात की थी, फिजिकली वेरीफाइड स्टेज, तो आपको होटल वो मिलेगा जो ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक है, सो आपको गारंटीड वो सर्विस वही मिलेगी जो आप तस्वीरों में देख रहे हो। अच्छा, टॉप 5 डेस्टिनेशन पाकिस्तान में जो आप चाहेंगे कि जो आप नॉर्थ नहीं गए ज़रूर जाएं, कौन कौन सी हैं? बहुत ज़्यादा डिमांड स्कर्दू की आ रही है और वो राइटली आ रही है। स्कर्दू का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक सिटी में आप रहते हो, छोटा सा सिटी है, लेकिन उसके अराउंड डेस्टिनेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि कवर करते करते 15 दिन भी लग जाते हैं। ओह, बट ज़ाहिर है लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता, तो लोग एक हफ्ता में वो ट्रिप करके आना चाहते हैं, तो एक हफ्ता आप 2 दफ़ा ट्रिप कर लें चलें स्कर्दू का, बट स्कर्दू जाना चाहें तो ज़रूर जाएं। दैट्स नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 डेस्टिनेशन और आइडियल सीजन क्या है स्कर्दू के लिए? स्कर्दू के लिए सबसे अच्छा टाइम है अप्रैल, जब वहाँ ब्लॉसम होता है, वो बहुत ही अनरियल होता है, तो लोगों ने वो उसको शायद बहुत ज़्यादा देखा नहीं है, अब सोशल मीडिया पे आने लगा है, बिकॉज इट्स ऑल पिंक एंड डिफरेंट कलर्स। दूसरा अच्छा टाइम उसका ऑटम होता है जो कि अक्टूबर है, लेकिन वो विंडो बहुत ही छोटी होती है। अक्टूबर में अनफॉर्चुनेटली ना बच्चों की छुट्टियां होती हैं, ना लोगों को छुट्टियां मिल रही होती हैं, तो उस टाइम पे जाना तो मुश्किल है, लेकिन इट बिकम्स वेरी कलरफुल ना, हर तरह का रंग आपको ख़ज़ां का दिख रहा होता है वहाँ पे।
तो वो ये 2 सबसे अच्छी जगह है। बट अगर आप और summer दिसंबर में जा- बंद हो जाता है ये? नहीं, नवंबर मिड के बाद होटल्स बंद होना शुरू हो जाते हैं। ओके। स्कर्दू खुला रहता है, पर इट्स -17। ओह! तो नहीं आज भी भाई। डिमांड है, नहीं लेकिन भाई। एग्जैक्टली तो लोग, बल्कि जो लोकल कम्युनिटी है उनको तो हाँ। अक्सर जो है नलके के नीचे आग जलानी पड़ती है, तो पानी ताकि पाइप्स में से निकले, वो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, इस वजह से बंद हो जाता है वो। वरना तो वैसे स्कर्दू खुला हुआ होता है, आप ठीक जहाँ है। चाहें जा भी सकते स्कर्दू हैं। और कुछ कौन-कौन रिजॉर्ट्स सी खुले भी जगह होते हैं। अगेन मैं समर की बात कर रहा था, तो ब्लॉसम और खिजा में तो वो है ही अच्छा, लेकिन समर में एक वहाँ पे एक आइडियल जगह है देवसाई के नाम से, देवसाई, ओके। जो कि इट्स कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया की छत है। ओके। बहुत बड़ी हाइट पर एक टोटल मैदान है, और वहाँ पर ब्राउन बेयर्स हैं, जो कि ओह! बड़ी ज़बरदस्त अट्रैक्शन है अगर लोगों को वाइल्ड लाइफ का शौक हो तो। दिखते हैं नॉर्मली? ढूंढने पड़ते हैं। ढूँढने पड़ते रात हैं, को तो ओके। डेफिनेटली दिखता है, क्योंकि वो रात को फूड के लिए, खाने वाने के लिए रेस्टोरेंट्स के करीब आता है, बट दिन में आपको उसको ढूंढने के लिए जाना पड़ता वो है। तो रिसेंटली इंसिडेंट भी हुआ था, हमारी एक सिंगर थी क्यूबी के साथ। क्यूबी के साथ, जी जी जी। तो वहीं पे देवसाई में वो होता? वहीं थी, वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट था एक्चुअली, वो लोग खाना वाना बना रहे थे। अच्छा, जब आप वहाँ पे कुछ डेजिग्नेटेड साइट्स हैं जो कि कैंपिंग के लिए हैं, तो उनके पास अगर आप रहें तो यूर परफेक्टली तो ये सेफ। कोई और जगह थी? ये थोड़ा सा उससे हट के थे, और वहाँ उन्होंने खाना वगैरह बनाया था, तो वो खाने पे तो जाहिर है, फूड आइटम्स पे तो रीच की जो स्मेलिंग Sense of smell होती कैपेबिलिटी है वो हाँ। बहुत ज़बरदस्त है। भूखा रीच था तो वो पहुँच जाता है, वो सारे भूखे होते हैं बेचारे, तो वो हाँ। पहुँच जाते हैं। तो वो वहाँ पे ये छोटी सी चीज़ इस वजह से हो गई, अदर देन दैट वो अपनी, बल्कि इवन जब वो खाना वाना खाने के लिए रेस्टोरेंट के करीब भी आते हैं, तो 2-3 लोगों को इंसानों से डरते हैं, डरते तो हैं, वो हाँ। भाग जाते हैं। बट ब्राउन बेयर की जो सफारी है पाकिस्तान में, देवसाई की, जो देखने के लिए लोग जाते हैं वहाँ पे, उन्होंने वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स भी बिठा रखे हैं, Oh, जो कि nice. आपको साथ लेकर जाते हैं। मैं गया हूँ, जब मैं मोटर बाइक पे गया था, तो बेचारा हम्म। मेरे साथ पीछे बैठा, और वो मुझे तकरीबन 13 किलोमीटर्स डीप लेकर गया। हम ढूंढते रहे, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, तो मुझे तो नहीं दिखा, उस लेकिन दिन लोगों को सबके दिख पेट जाता है। भरे हुए होंगे ना, सब Maybe, सो रहे थे। हाँ, और दिन में वो कम निकलते हैं ना, दिन में वो हाँ। आराम करते हैं, रात में ज़्यादा, तो वो रात में फिर उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि रात को तुम रुको तो रेस्टोरेंट पे तुम्हें दिख जाएगा, तो फिर टॉर्च की राइड में हमने बेयर देखा। बट ब्राउन बेयर सफारी इज ब्यूटीफुल इन पाकिस्तान। उसमें आपको उनके कब्स भी साथ साथ कभी कभी ओए दिखते हैं, क्यूट। बड़ा प्यारा मंजर होता है। तो स्कर्दू में देवसाई की अट्रैक्शन आपको समर में ही मिल सकती ठीक है, है, वो आपको और? ब्लॉसम और ऑटम में मुश्किल होता है मिलना। तो ये नंबर 1 डेस्टिनेशन हो गई आई थिंक। हुंजा अगेन इज अ लेजेंडरी डेस्टिनेशन, बिकॉज वो बहुत ज़माने से पाकिस्तान का टूरिज्म का उन्होंने बोझ उठाया हुआ है। वहाँ पे आपको कल्चरल टूरिज्म और माउंटेन टूरिज्म मिलता है। तो माउंटेन्स ऐसे पाकिस्तान में कहीं और अताबाद नहीं है। यहीं पर है ना, हुंजा अताबाद में? यहीं पर है, जी बिल्कुल। अताबाद भी बड़ी एक अगेन क्या यूनिक खूबसूरत। लैंडस्केप है ना, बहुत ही, बिल्कुल बंजर पहाड़ों के बीच में एक बिल्कुल टर्कोइस ब्लू वाटर आपको मिल जाएगा। इट्स ब्यूटीफुल। और वो अर्थक्वेक के बाद बनी थी? अर्थक्वेक नहीं, अर्थक्वेक नहीं, एक्चुअली 2010 में एक पहाड़ का टुकड़ा टूट के हुंजा रिवर में गिर गया, ओके। और इतना बड़ा टुकड़ा था वो कि पानी खड़ा होना शुरू हो गया। पानी खड़ा होता गया। अब वो काफ़ी जब हाइट पे चढ़ और गया, तो वो एक पूरी ग्लेशियर वाटर ही है ना ये? ग्लेशियर वाटर नहीं है, ये रिवर का पानी है, River ये water हुंजा है। रिवर का पानी है। ओके। तो वो उसमें फिर घर भी चले गए, ज़मीनें वो भी तो चली गई, हाँ। काफ़ी कुछ चला गया। तो पहले तो बल्कि काफ़ी अरसे तक जो है लोग बोट पे ट्रैवल करते रहे, क्योंकि कराकोरम हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा ही निकल गया। ओह यस। तो फिर वो बोट पे आप पूरा ट्रक, पूरी गाड़ी चढ़ाएंगे, वो बोट आपको फिर झील पार कराएगी, उसके बाद उसको दूसरी साइड उतार के आप चाइना की तरफ जाएंगे। तो ये उतारा काफ़ी अरसे तक। फिर टनल बनाई चाइना ने पाकिस्तान के साथ, तो वो अब आप टनल के थ्रू जाते हो, तो वो बहुत लंबी टनल है, और बड़ा एक ज़बरदस्त अनरियल सा एक्सपीरियंस, अंदर बड़ी ठंडी भी होती है वो। गुड। तो हुंजा अगेन इज़ वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन। ठीक है। अगर आपने ग्रीनरी ज़्यादा देखनी है तो आप कालाम साइड पे चले जाओ, वहाँ पे आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। कालाम से ही कुमराट का रास्ता तकरीबन 3 घंटे का ये है। स्वाद, कालाम, स्वाद, कुमराट। कालाम, कुमराट, ये सारी एक ही तकरीबन बेल्ट है। वो ग्रीनरी के लिए आप वहाँ जा सकते हो। अगर आपको विंटर में, क्योंकि अभी विंटर आ रहा है, अगर आपने कुछ स्नो में एक्टिविटी करनी है तो आप मालंजवा जा सकते हो, वहाँ पे स्कीइंग वगैरह होती है। यस वहाँ पे जिपलाइनिंग वगैरह एडवेंचर एक्टिविटीज़ काफ़ी मज़े की होती हैं। चित्राल में आपका काफ़ी कल्चरल टूरिज्म है, बिकॉज वहाँ पे कैलाश है। ओह यस यस। तो कैलाश के लिए आप वहाँ जा सकते हो। उसका भी अच्छा टाइम अप्रैल होता है वहाँ पे। अप्रैल के टाइम, ब्लॉसम के टाइम पे काफ़ी अच्छे रंग होते हैं, एंड देन आपको बड़े खूबसूरत ग्रीन मैदान तो वहाँ पे कैलाश मिलते हैं। जो इटसेल्फ जो टाउन है, वहाँ पर तो होटल्स नहीं है, उसके बाहर नहीं, आउटस्कर्ट्स में कैलाश ना? में भी है, कैलाश में अंदर हो कैलाश गया? में, जी जी बिल्कुल। क्योंकि पहले तो अलाउ नहीं करते थे क्योंकि नहीं, बाहर के नहीं, लोगों को। होटल्स हैं, बल्कि फॉरेनर्स तो वहाँ पे आके 15-15 दिन रहते हैं। हाँ। सिर्फ उसको अच्छा, मुझे लगा वो शायद टाउन से बाहर हैं। नहीं, इट्स देयर। अच्छा। बल्कि 3 या 4 मौके ऐसे होते हैं साल के, मुझे अनफॉर्चुनेटली डेट्स तो याद नहीं है, बट उनके वो festivals जो होते हैं? फेस्टिवल्स होते हैं। तो वो ब्लॉसम के टाइम अलग, एक्चुअली वो फेस्टिवल्स कनेक्टेड हैं फसल की कटाई के टाइम से। फसल कटाई ब्लॉसम में भी होती है, समर में भी होती है, और ऑटम के साइड पे भी, और अभी winter में भी खरीफ होने वाला वाली सीन है। अभी भी होने वाली है। तो साल में शायद 4 फेस्टिवल्स होते हैं। उस टाइम पे तो काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट का भाई influx कराची लगा के तो काफी लड़के कैलाश में से इस चक्कर में रह के वहाँ पे ना लड़कियां पसंद करके भाग जाती हैं। भाई इस तरह कुछ नहीं होता है, पता नहीं जी, किन ऐसा चक्करों में बिल्कुल लगे हुए ये ऐसा लोग। बिल्कुल नहीं है। एंड आई रिस्पेक्ट किया उन लोगों की, मैं रिस्पेक्ट ज़्यादा करता हूँ जो सिर्फ कल्चर को जो है हाँ। देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए जाते हैं। भाई, आप उसको मिसयूज ना करें, जी, उसका कल्चर है, वहाँ पे आके एक्सपीरियंस करें उसको, यहाँ पे आप अपने चक्करों में ना आ जाएं। हाँ, और एक छोटा सा मैसेज भी इसी बहाने देता चलूँ कि वहाँ पे पिक्चर्स लेते वक्त भी लोगों की रिस्पेक्ट किया करें, ओह यस। और उसमें परमिशन और कंसेंट लेना ज़रूरी है। चाहे वो चाहे आप पाकिस्तान में किसी भी इलाके में जा रहे हैं, स्पेशली कैलाश, क्योंकि कैलाश में ख़वातीन का जो
ड्रेसिंग और उनका जो वो है ना, वो कल्चर एक पाकिस्तानी ब्रांड है, तो उसको अगर हम रहने देंगे ना तो ही वो प्रिजर्व करेगा और पाकिस्तान में टूरिज्म को अट्रैक्ट करेरेगा। तो चित्राल अगेन इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। नीलम वैली की मैंने बात नहीं की, अब कर लेते हैं। इट्स बिकमिंग अ लॉट मोर डिमांडेड नाउ बिकॉज बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक तो रोड कंप्लीट हो गया केल तक। ओके, पहले रोड नहीं था, पहले शारदा तक आप जाते थे, उससे आगे आपको फिर SUV वगैरह हायर करनी पड़ती ठीक थी। है। अब केल तक तो रोड बन गया, ताउबट तक रोड नहीं है। ताउबट इज़ कश्मीर प्राइम, इट्स द प्रीमियम लोकेशन एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन जी। उससे प्यारी जगह कश्मीर में मेरी ओपिनियन में बहुत कम है। रती गली लेक अगेन इट्स दैट्स द क्राउन इन द ज्यूल, सॉरी ज्यूल इन द क्राउन, बट ताउबट इज़ ब्यूटीफुल। ताउबट तक रोड अभी नहीं है, लेकिन केल तक भी आप जाएँ तो अड़ंगकेल तक जा सकते हैं। अड़ंगकेल में अब जीप का भी एक्सेस हो गया, तो आपको डोली में बैठ के जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नीलम वैली अगेन इज़ ऑल्सो डेस्टिनेशन। नारान कभी भी आप जा सकते हो, सिर्फ 6 घंटे का रास्ता है, आप वीकेंड पे भी जा सकते हो। तो नारायण को मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया है, वो तो OG डेस्टिनेशन है अगर मैं जिंदगी की ज़बान में कहूँ तो। बट आप जब चाहें नारायण जा सकते हैं। नारायण आज भी बहुत खूबसूरत है एंड मुझे तो वहाँ पे वही वाइब अभी भी आती है जो मैं पहले 3 डेस्टिनेशन जो सुनते थे हम, नारायण, कागन, बाबूसर टाप बस। जी जी ये ट्रिप अच्छा है ना, ये ट्रिप 3 दिन में हो जाता है। आप 2 से 3 दिन में हो जाता है। आप गए नारायण, सैफुल मुलूक, बाबूसर वगैरह करके आ गए, और रोड भी ठीक है, रोड बिल्कुल ठीक है। बीच में अब एक डैम भी बन गया है, तो आपके लिए थोड़ा काफ़ी साइट सीइंग ऑप्शंस आ गए हैं। तो जाना चाहिए लोगों जाना को। चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको आप कितनी दफ़ा गए अब तक? नारायण सर गिन नहीं सकता। हाँ, 2014 में मैंने ट्रैवल शुरू किया था, शायद 10 दफ़ा चला गया होऊंगा। क्योंकि कोई जगह, कोई डेस्टिनेशन जो मिस हो गई हो आपसे गलती से? 2-3 हैं। एक शना फॉरेस्ट बहुत खूबसूरत है, नारायण से भी करीब है, वहाँ नहीं जा पाया हूँ आज तक, काफ़ी दफ़ा ट्राई किया है। उसके अलावा कराची के करीब एक सपत बीच है, उसको 3 दफ़ा मोटर बाइक पे ट्राई किया, लेकिन तीनों दफ़ा पहुँच नहीं पाया मैं। कहाँ पर है ये? ये है कुंड मलीर से थोड़ा पहले, क्या है, सपत बीच? सपत बीच के नाम से, बुजिको के नाम से। वो एक खूबसूरत बहुत बड़ा रॉक है जो कि समंदर के अंदर खड़ा हुआ है। ओह, एंड वहाँ पे सबसे जो अट्रैक्टिव चीज़ मेरे लिए ना, वो एक कॉन्सेप्ट कहलाता है बायोल्यूमिनेसेंस, ओके, जो सैंड जो कि लहरों को बिल्कुल ग्लो कर देता है। वो सबसे अच्छा वहाँ पे होता है, और मैं आज तक पहुँच नहीं पाया। 3 दफ़ा ट्राई किया मैंने। अच्छा, हमें लगा ये सिर्फ मालदीव्स में या इधर-उधर, पाकिस्तान में भी है ये? बहुत प्यारा है सर, अनरियल है। अगर आप वीलॉग्स देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे, अनरियल है। तो कराची से वहाँ तक का ट्रैक है पूरा? कराची से नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, ऑफ-रोडिंग है? आपको जी जो मेन कोस्टल हाईवे, मकरान कोस्टल हाईवे, वहाँ से ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है। कितनी लंबी है, 15 किलोमीटर है, लेकिन 15 किलोमीटर अनफॉर्चुनेटली कच्चा रोड भी नहीं है। रोड आपको ढूंढना पड़ता है किधर है, रास्ता किधर है, क्योंकि वहाँ डायरेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। रॉकेट ट्रेन है? नहीं, सारी वो सैंडी है। सैंडी है, तो बाइक निकालना, वो चलाना ही बहुत मुश्किल है, फंस जाती है गाड़ी। नॉर्मल गाड़ी तो जा ही नहीं सकती। मोटर बाइक पे या 4x4 पे जा सकते हैं। 4x4 में बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी है, मुझे रास्ता नहीं मिला, तो वहाँ नहीं जा सका मैं। तो अब ये वो एक जगह है जो मैं डेफिनेटली जाना चाहूँगा, बट अगेन वो तो साउथ साइड पे। यार इतनी जगह घूमे, कुछ तो हंटिंग एक्सपीरियंसेस हुए होंगे आपको भी, कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस या कुछ वाइल्ड लाइफ, कुछ चीता सामने आके खड़ा हो गया हो? कोई एक उसी की आपको स्टोरी बता देता हूँ, जो जहाँ से पोर्ट्रो पाकिस्तान का आइडिया निकला था जहन में। जो ट्रिप हम नारायण से कश्मीर रत्ती गली गए थे, आखिरी 4 दिन की वॉक जो थी। जी एग्जैक्टली, जो वो जो आखिरी रात रत्ती गली में नाइट स्टे किया था। रत्ती गली में नाइट स्टे अलाउड नहीं है, क्यों? मना कर देते हैं, हमें भी मना किया था। शायद इसी वजह से कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ का थोड़ा सा चैलेंज है ऊपर ना। एक्चुअली वहाँ पे ब्लैक बेयर्स हैं। ब्लैक बेयर इज द मोस्ट डेंजरस स्पीशीज। अगर आपने उससे बचना चाहिए। वो इंसानों से नहीं डरता है। ब्राउन बेयर्स तो इंसानों से डरते हैं तो भागते हैं, तो बिल्कुल भी शाय नहीं होता। ब्लैक साइज में थोड़ा छोटा होता है लेकिन एग्रेसिव होता है। नहीं बड़ा, एक्चुअली बड़ा होता है ब्राउन से। अपना बड़ा ब्राउन से बड़ा होता है। वैसे अमेरिका वाली साइड पे ग्रिजली बड़ा होता है, जो ब्राउन वाला। अच्छा। सो एनीवेज, हमारे साथ सिर्फ एक हमारी एक घोड़ी थी और हम 3 लोग थे और हम टेंट में सो रहे थे और बारिश हो रही थी, तो हम जल्दी सो गए थे। बारिश के बाद ऐसी खामोशी हो गई कि बिल्कुल दूर हम जंगल में थे तो कोई भी नहीं था, और हमें मना भी किया था किसी ने कि आप यहाँ रात स्टे ना करें, लेकिन हमने कहा यार आखिरी रात है, स्टे करके अगले दिन हमने नीचे उतरना है, ट्रिप खत्म हो रहा है। तो रात को हमारे टेंट को जो है ना बिल्कुल किसी चीज़ ने हिला दिया टोटली, और मैं बड़ा परेशान हुआ उठ के। मैंने कहा नज़ीर भाई चेक करें यार जल्दी से। नज़ीर भाई की भी हिम्मत है। नज़ीर भाई आपको आप चेक करें। नहीं, वो तो पहाड़ी हैं, तो उनके लिए शायद ये आसान था, तो उन्होंने मुझ पर नहीं डाली, बल्कि उनके लिए ज़्यादा कंसर्निंग इसलिए था, उनकी घोड़ी बाहर खड़ी थी और वो उनका कूला सासा थी, वो उनका सारा काम करती थी, तो उनको टेंशन हुई, वो बाहर चले गए। मैं आज भी मैं हैरान होता हूँ उनमें इतनी हिम्मत कैसे आई। कितने लोग थे आप लोग? हम 3 लोग थे बस कुल मिला के। एक मैं, एक उमैर, मेरे साथ नज़ीर भाई सो रहे हैं बीच में, और उमैर उनके साथ सो रहा था। तो बीच में वो उठ के बाहर गए, उन्होंने देखा तो उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी घोड़ी की रस्सी काफ़ी लंबी है, तो वो टेंट आके उसने हिलाया से जैसे कि वो डर गई थी, उसने देखी है कोई चीज़। ओके। तो वहाँ पे लेपर्ड्स हैं और वहाँ पे बेयर्स हैं। ओके। और घोड़ा एक बड़ा ही ना डरपोक जानवर होता है। उसकी एक खुसूसियत ये भी है कि जब वो किसी खतरनाक जानवर को देखे तो वहीं आंख बंद करके खड़ा हो जाता है या फिर डर जाता है। तो उसने डर के मारे कि नजीब भाई ने सुबह बताया, मैं रात को तो नहीं बताया क्योंकि हम परेशान हो गए थे। उन्होंने सुबह बताया रात को या तो रीच आया या फिर लेपर्ड आया, और ये इस वजह से डर के जो है ना बिल्कुल
टेंट से आके इसने ना हमें जगाने की कोशिश की कि मुझे बचाओ। तो ये एक इंसिडेंट इंटरेस्टिंग था। बाकी बेयर्स के साथ मेरा तो कभी नहीं हुआ इंसिडेंट, लेकिन ये कि आई थिंक वो तो बड़ा फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस है यार। मतलब ब्राउन बेयर देखना वाज अनरियल फॉर मी। मेरा दूर से। ख्वाब था, दूर से, एब्सोल्युटली दूर से। उसके करीब तो आप जाते भी नहीं है, वो भी आपके करीब नहीं आता बिकॉज दे आर वेरी शाय। एक ख्वाब है मेरा कि कभी मुझे स्नो लेपर्ड दिखे। याक्स और आइबेक्स तो बहुत दिखे हैं मुझे। एक मूवी है सीक्रेट लाइफ ऑफ वाल्टर मिटी, हम्म, उसमें एक फोटोग्राफर की कहानी है और वो सारी ज़िंदगी उसकी एक ख्वाहिश होती है हम्म, कि मैं एक स्नो लेपर्ड की तस्वीर लूँ, और वो यही K2 की रेंज में आके बैठा होता है कैमरा लगा के, और पता नहीं कितने सालों तक उसने इंतजार किया था, और जैसे ही उसके हमने वाइट लेपर्ड आता वो कैमरा नीचे रख देता अपना, अच्छा, और उसको आंखों से कि देखता मैं है। एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ हाँ, उसे। हाँ, बोला कि मैं अपनी जबरदस्त। आंखों से, क्या इतना खूबसूरत है कि मैं अपनी आंखों से। जी जी। तो वाकई हमारी वाइल्ड लाइफ में इवन मार्खोर यार क्या खूबसूरत जानवर है। हम्म, आप अपने नॉर्थ में बहुत सारे हैं, जी। लेकिन हम वही वाली बात है कि शायद इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हम डरे होते हैं, सिक्योरिटी सेफ्टी की वजह से डरे होते हैं, फिर और भी बहुत सारे वाइल्ड लाइफ मसाइल में हैं। जनरली इंटरेस्ट पाकिस्तानियों में कम है वैसे। हम्म, अब वो चीज़, ये चीज़ देखने के लिए गोरे बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत। उनको माउंटेन टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हम्म, बट जैसे हमने शुरू में बात की थी कि थोड़ी अवेयरनेस हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी एक बहुत प्यारी वीडियो, एक बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं आसिफ हम्म, स्कर्दू के फोटोग्राफर हैं, हम्म। उन्होंने लगाई थी स्नो लेपर्ड, 3 स्नो लेपर्ड्स की एक साथ, एक साथ और उनको वो किस्मत से ड्रोन शॉट मिल गया उसका एक। इट्स सच अ क्या कहना चाहिए यार, बड़ा फैसिनेटिंग वो मंजर था। स्नो लेपर्ड तो स्पॉट करना बहुत स्पॉट मुश्किल करना है। बहुत मुश्किल है। वो उनको बड़ा प्यारा ड्रोन शॉट मिल गया, तो वो उनकी किस्मत अच्छी है, उनको ही इज़ वेरी लकी टू कैप्चर दैट। बट वो वाकई बड़ा खूबसूरत मंजर था। तो ये वैसे फॉरेन टूरिस्ट में अगेन इसको भी आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, करतारपुर बहुत लोगों ने जाना हुआ ओ है, यस यस। लाहौर के श्राइन्स जाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इनको कल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो कल्चर, रिलीजियस, वाइल्ड लाइफ एंड देन अगेन माउंटेन टूरिज्म, इन सब को हम बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कर सकते हैं दुनिया में। आई गेस पाकिस्तान में हर तरह का एंगल आप हर तरह टूरिज्म का, का दे सकते हैं, absolutely, और न सिर्फ आप अप नॉर्थ की बात करें, हमारे पास बीचेस जो हैं, हम्म, चाहे हम कराची की बीचेस की बात कर लें, या हम आहिस्ता से इसी कोस्टल बेल्ट की पूरी बात करें जो बलूचिस्तान तक जाती है, खूबसूरत बीचेस हैं, लेकिन लोग नहीं जाते हैं। हम्म। क्यों नहीं जाते हैं? फिर बात वही इनिशियल पॉइंट्स पे चली जाएगी। सिक्योरिटी सेफ्टी कंसर्न कुछ हैं बलूचिस्तान के बीचेस पे। कराची में तो बीच बट ये आपका एक्सेसिबल है। उरमारा हो आ, गया, या जो एक और बीच है बड़ा मशहूर कुंडमलीर। कुंडमलीर, तो इस तरह की बीचेस पे तो आई गेस सेफ्टी है। एक अच्छी चीज़ हुई है, दाम्ब एक जगह है जो कि जहाँ पे बीच और डेजर्ट मीट करते हैं। ओके, तो आप बस साहिल से उतरे और आप थोड़ा सा गए, आपने साहिल क्रॉस किया और आप पहुंच गए डेजर्ट के अंदर, बिल्कुल टोटल इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आजकल हो रही है, डॉल्फिन देखने जा रहे हैं लोग। आप छोटी सी 2 मिनट की बोट राइड भी लेंगे ना, डॉल्फिन आपके साथ साथ पानी में तैर रहे हैं। नाइस। उस पे फॉरेनर्स ने अब जाना शुरू किया है। ये कराची से कितना इट्स दूर है? स्पेस, वो 2 घंटे की जगह है, मैक्सिमम 2 घंटे दूर है कराची से। मेन सिटी कराची से भी आप जाएंगे 2 घंटे लगेंगे आपको, ये गडानी से आगे है। कराची से आगे। तो ओके, आप उसमें बस आपने फिशरीज को क्रॉस किया है एंड देन आपने एक छोटी सी बोट राइड ली है, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको डॉल्फिन दिखना शुरू हो जाएंगी। तो बाय रोड नहीं जा सकते? सॉरी, बाय रोड नहीं जा नहीं सकते? बाय रोड जाते हैं, बाय रोड जाते हैं। फिशरीज तक आप जाके गाड़ी पार्क करते हैं, वहाँ से अब थोड़ा सा आपको 5 मिनट पैदल चलना पड़ता है। ओके, आपने वो फिशरी क्रॉस की पैदल चलने के बाद और आप बोट में बैठे, उसके बाद आप घूमे, मैंग्रोव्स भी हैं उधर। ओके। तो वहाँ तक तो कम से कम फॉरनर जा रहे हैं। गिडानी सोमियानी भी सेफ है। बलोचिस्तान जनरली ओवरऑल आपको पता ही है, आई मीन कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स तो वहाँ पे हैं ही। तो वो हम इसलिए नहीं रेकमेंड करते कि वो कुछ होने को कभी भी हो भी सकता है, रिस्क फैक्टर है। बट यहाँ तक तो कम से कम सेफ है। तो दाम एक जगह है जो कि अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई है इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, ताकि आप डॉल्फिन्स वगैरह देख सको। वरना वैसे पहले तो डेजर्ट देखने के लिए काफ़ी लोग पहले भी जाते थे। अच्छा भाई, But that's a एक good एक तो place. हमारा सबसे बड़ा मसला ना टूरिज्म में ये भी है कि जो हम लोग पाकिस्तानी लोकल जो ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, चाहे वो बीचेस पे जाएं, अप नॉर्थ जाएं, या लिटरिंग बहुत करते हैं। ट्रू, अगर हम ही अपनी जगहों को साफ़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? दैट्स ट्रू। तो ये अवेयरनेस देना भी ज़रूरी है कि भाई आप आ रहे हैं, पैसे खर्च करके आ रहे हैं, जिस जगह पर आ रहे हैं जगह बहुत साफ़ है, इसे साफ़ ही रहने दें। ट्रू। तो ये अवेयरनेस भी नहीं देते वहाँ पे लोग। देखिए, पब्लिक बिहेवियर में ये चीज़ भी काउंट हो जाती है ना, जो हमने शुरू में बात की थी, उसमें अवेयरनेस कितनी ज़्यादा है। तो आई थिंक ये कम से कम जो वो इलाके जहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस करीब हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो कॉलर ट्यून्स के जरिए उन्होंने कुछ अवेयरनेस शुरू की है। जब आप कॉल मिलाते हैं तो आपको एक अप नॉर्थ पे नहीं फिर? जनरली भी, अच्छा। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आप कराची में भी कॉल मिलाओ तो कोई ना कोई अवेयरनेस आ रही होती है। अक्टूबर में हाँ, छाती के कैंसर के बारे में बात हो रही होती है। हाँ। इसी तरह आपको उन इलाकों में शायद ये इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है कि भाई आप कम से कम जो यहाँ रहने वाले हैं वो इन जगहों के सस्टेनेबिलिटी चैलेंज को समझें। आप देखें यार, सच बात ये है कि मैंने जितनी भी दुनिया देखी है, लिटरिंग सब जगह होती है।
हाँ अनलेस हाँ। कि वो ऐसा सिटी हो दुबई टाइप का जहाँ पे इतने सख्त कवानीन हो लिटरिंग के खिलाफ या इतने हैवी फाइन्स हो कि लोग ना करें, वरना सब जगह करते हैं लोग, बट उसको मैनेज करना तो किसी ना किसी की जिम्मेदारी है ना। तो जब इतनी बड़ी टूरिज्म इकोनॉमी है, 2 लोकल करोड़ लोग बॉडी जा का रहे हैं, भी इसमें है काम, लेकिन ऑब्वियसली जो कर रहे हैं जो पहले कर तो रहे हैं उन्हें उनके लिए उन्हें उनका उन्हें करना रोकना जरूरी चाहिए। है। डेफिनेटली, एब्सोल्युटली। मैंने कुछ तस्वीरें देखी थी, झील सैफुल मुलूक की थी या तबाद की थी यार, इतना प्यारा विजुअल था। उसने यूं करके ना एक वो वीडियो टाइप थी, यूं बनाई हुई थी, और उसने जैसे यूं किया तो BTS नीचे दिखाया उसने। पूरा कचरा, True. मतलब बहुत दिखते हैं ऐसे। रैपर्स, थैलियाँ, पैम्पर बच्चों के। सर मुझे इतनी मुश्किल होती है, मेरा कैमरा लटका होता है और मैं मोटर बाइक पे जा रहा होता हूँ, मैंने ब्रेक लगाया, अब जब मैं फ्रेम बनाने लगता हूँ तो यार ये कचरा मैं हटा के फ्रेम कैसे बनाऊँ, बिकॉज मुझे तो साफ पिक्चर बनानी है ना, वो भी चैलेंज है। जो होटल्स हैं किनारे पे बने हुए हैं, झील के किनारे पे या दरिया किनारे पे, केपी में ये चीज़ ज़्यादा है थोड़ी अनफॉर्चुनेटली, वो होटल्स अपना कचरा वहीं नीचे फेंक रहे हैं। तो वो नीचे झील तो देखनी है, लेकिन पहले वो जो पहाड़ है झील की तरफ जाता हुआ, उस पर आप कचरा गिरा हुआ देखें, तो दैट्स अ चैलेंज। आई अंडरस्टैंड कि ये मसला है, बट उसमें रेगुलेशन नहीं है, फाइन्स नहीं है। एक अच्छी चीज़ सबसे बड़ी बात है सेल्फ असेसमेंट और जिम्मेदारी होनी चाहिए। ट्रू, आई एग्री। लेकिन इस साल हमने एक बहुत बड़े रिजॉर्ट को सील होते हुए देखा, कहाँ? हुंजा में ही। ओके। तो और वो इस वजह से हुआ था कि वो अपने जो होटल का वेस्ट है उसको अताबाद में उसको डंप कर रहे थे, तो वो सील हो गए। तो दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। ऐसी चीज़ें और होंगी ना तो शायद चीज़ें फिर इंप्रूव हो जाएं। सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी हो गई, बिकॉज आपके ना टूरिस्ट की तादाद बहुत बढ़ गई है अब। जैसे मैंने कहा 2 करोड़ लोग अगर एक साल में जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से वेस्ट मैनेजमेंट ज़रूरी हो गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज आई हैव टू रैंट हियर के कमिश्नर्स का रोल, ब्यूरोक्रेसी का रोल, पॉलिसी मेकर्स का रोल ना होने के बराबर है। कोई पाकिस्तान के टूरिज्म को ओन नहीं करता अनफॉर्चुनेटली। अच्छा भाई, वो सवाल जो हर पाकिस्तानी के दिमाग में इस वक्त है, जिसने पहले कभी ट्रैवल नहीं किया, अगर 4 या 5 लोगों की फैमिली एक है और वो अपना अच्छा ट्रैवल करना चाह रही है पाकिस्तान में, तो कितना बजट होना चाहिए, किस रेंज में होना चाहिए? अब अपनी लाइफ आसान करें, सबसे पहले तो हमारी ऐप उठा लें और उस ठीक है। पर उसको बड़ी आसानी से 1 मिनट के अंदर अंदर डिज़ाइन करके आप देख सकते हो कि कम से कम भी ट्रिप कितने का हो सकता है। लेकिन अवेयरनेस के लिए बता देता हूँ, अगर आप 1 हफ्ते का ट्रिप करते हैं 4 लोग, जिसमें 2 बड़े 2 बच्चे हैं, तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम 80 to 90,000 रुपीज़ फॉर द इंटायर फैमिली, अप टिल 2 लाख रुपए में भी हो सकता है, 2.5 लाख रुपए में भी हो सकता है। लेकिन ऑन एवरेज एक अच्छा ट्रिप जो है वो 1.5 लाख के अंदर अंदर 4 लोगों की फैमिली कर सकती है। जिसमें क्या क्या है? जिसमें ट्रिप कम से कम पूरा इंक्लूडेड है, यानी जब आप इस्लामाबाद से आगे निकल गए तो फिर वहाँ से घूम फिर के सारा आपने हॉस्पिटैलिटी स्टेज इस्लामाबाद से बाय रोड ऑनवर्ड्स है ये? ऑनवर्ड्स, यस। या चाहे आप स्कर्दू लैंड करो, चाहे आप इस्लामाबाद लैंड करो, आप घूम फिर के सारी चले, अगर आपके- स्कर्दू कोई लैंड करता है, उसकी एयर टिकट मिला के कितना होता है? तो अब ये जो मैंने जैसे बताया कि एक अच्छा ट्रिप आप 1.5 लाख रुपए में तकरीबन 4 लोगों का कर सकते हो, तकरीबन 4 से 5 दिन का, 1 हफ्ते का। और उसमें एयरफेयर अगर आप ऐड करो, वो थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, स्कर्दू थोड़ा महंगा है, इस्लामाबाद का एयरफेयर थोड़ा 50-60 हज़ार के करीब है फॉर पर पर्सन, तो वो उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लें। बट अगर एक 4 लोगों की फैमिली इस्लामाबाद फ्लाई करती है और फिर एक अच्छा सा ट्रिप करके आती है, तो ये तकरीबन 2.5 लाख रुपए में, 3.25-4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए के अंदर अंदर 4 लोगों का अच्छा सा ट्रिप हो जाता है, जिसमें 75,000 पर पर्सन हो जाता है, इंक्लूडिंग द एयरफेयर। ये बेसिक है। ये बेसिक है। ओके। तो अक्सर क्या होता है ना कि जब हम लैक्स में बताते हैं ना टोटल अमाउंट किसी लोकल ट्रिप का, तो वो कहते हैं जी इतने में तो इंटरनेशल हो जाता है। एक्चुअली वो इंटरनेशनल को भी शायद प्रॉपर्ली नहीं देख रहे होते, क्योंकि अब तो हर जगह की वीज़ा फीस ही 40,000 रुपये है। एयर टिकट किसी का भी 2 लाख रुपए से कम नहीं है। एंड वहाँ जाके एक बंदे पे कम से कम 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। तो फी बंदा 4-4.5 लाख रुपए फी बंदा लग रहा होता है। यहाँ पे 4 लाख रुपए में एक 4 लोगों की फैमिली बड़ा अच्छा ट्रिप कर लेती है, अच्छा मजे का ट्रिप। जिसमें खाना भी शामिल है? नहीं, खाना शामिल नहीं है, बट खाने अब अगर आप ऐड भी कर लें तो उसको 4.5-5 लाख रुपए तक ले जाएं 4 लोगों की फैमिली। बट ये अच्छा ट्रिप है। अगर आपने सस्ता ट्रिप ऑन बजट मतलब ट्रैवलिंग, लाख रुपए पर हेड आपको आता लाख है? रुपए पर हेड। अगर आप स्टैंडर्ड ट्रिप पे चले जाते हो, जिसमें आप कराची से बाय रोड चले जाते हो, बस वगैरह पे, बस के स्लीपर बसेस के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जो कि बड़ा कंफर्टेबल आपको एक्सपीरियंस देते हैं। उसमें आप कराची से इस्लामाबाद आना जाना 20,000 रुपये में कर लेते हो, एंड देन 30-35,000 पर हेड के हिसाब से आप 55 to 60,000 रुपीज़ पर पर्सन पे एक अच्छा हफ्ते का ट्रिप करके इकोनॉमी टाइप का। और प्रीमियम बजट क्या होता है? एज आई मेंशन बिफोर, 4 लाख रुपए में आपको, यानी 4 लोगों का ट्रिप, यानी 1 लाख रुपए पर पर्सन पे आप एक बड़ा प्रीमियम एक्सपीरियंस, 5 स्टार एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली। यार बहुत अफोर्डेबल है। जी, अगर जी, देखा है 4 लाख रुपए में 4 लोग जाके 5 स्टार टूर कर रहे हैं अप नॉर्थ की उस ब्यूटी के साथ, तो बेस्ट है। सीजन में थोड़ा सा इसी को आप ऊपर कर लें, 5 लाख रुपए तक चला जाता होगा, 20% प्राइस हाइक हो जाता है। बट अभी मज़े की बात, पाकिस्तान में सीजन है ही इतना शॉर्ट, सिर्फ अप्रैल से लेके जुलाई तक सीजन होता है, उसके अलावा के महीने जितने भी आप ऑफ सीजन प्राइसेस एंजॉय कर सकते हो। तो पाकिस्तान में अभी भी हॉस्पिटैलिटी बहुत सस्ती है। इतनी महंगी बिजली, इतनी ज़्यादा कॉस्ट के बावजूद हॉस्पिटैलिटी काफ़ी सस्ती है। तो आपके लिए आज भी काफ़ी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तानी टूरिज्म का? मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, क्योंकि हर साल नया चैलेंज है सर। 2022 में फ्लड्स आए,
2023 में क्लाइमेट चेंज आया तो स्नोफॉल ही नहीं हुई पूरे विंटर थ्रू आउट। 2025 में वॉर ही आ गई, मतलब जो हमने सोचा ही नहीं था, जंग आ गई। Yes. उसके बाद फिर फ्लड उस लेवल के आ गए कि काफ़ी अरसे तक काम रुक गया। लेकिन आई थिंक जो मैंने पहले बात की थी ना कि अगर आप चीज़ों को सेंट्रलाइज करके कम्युनिकेशन इंप्रूव कर देना, अगर आप लोगों को सिर्फ ये बताना शुरू कर दें कि भाई अगर एक इंसिडेंट सवात के रिवर में होता है, उसका स्कर्दू से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका नारान से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कश्मीर से ताल्लुक नहीं है, तो शायद वो स्पेकुलेशन की वजह से जो बिजनेस लॉस लोगों को इतना ज़्यादा हुआ है वो नहीं होगा, फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान नहीं इनको होगा। ज्योग्राफी नहीं पता वहाँ की, उनको ये लग रहा जी होता है ना। जी, तो वो एक इंसिडेंट को देख के समझते हैं कि शायद पूरे नॉर्थ में ये हाल है, और ये बहुत ज़्यादा होता है। हमारा क्लाइंटेल हमसे डायरेक्ट पूछता है ये चीज़, तो उसको आई थिंक कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उससे चीज़ें बहुत शायद बेहतर तो होंगी। फॉरेन एक्सचेंज इसमें क्या है? सो एक पाकिस्तान में देखें, टूरिज्म सही मायनों में फ्लरिश तो तभी करेगा जब इंटरनेशनल टूरिस्ट आएगा यहाँ पे। मज़े की बात आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट्स तकरीबन $60 बिलियन हैं, जिसकी वजह से हर साल हमें करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू होता है और IMF के पास जाना पड़ता है। थाईलैंड सिर्फ टूरिज्म से $60 बिलियन साल के बनाता है, ओह यस, जो कि सिर्फ इंटरनेशनल टूरिस्ट लेके आ रहा है। तो यानी वो जितना हमें लेकिन सर वहाँ के टूरिज्म भी तो फिर आई एग्री बहुत अलग है, लेकिन बहुत अलग है। अगर आप उसको लैंडस्केप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बीचेस के अलावा क्या है? नहीं सर, वहाँ पे बीचेस के लिए कोई नहीं जाता। हाँ नहीं, वो देखो वो एक अलग एक स्टोरी, खैर मैं खुद भी गया हूँ तो आई टोटली अंडरस्टैंड वो उसकी भी अपनी थाईलैंड एक का market है। कंपैरिजन बनता नहीं हमारे साथ। अगर आप यूरोपियन टूरिस्ट को देखें ना कि वो वहाँ जाके क्या कर रहा है, वो सिर्फ बैक पैकिंग कर रहा है और बीचेस पे नाइट स्पेंड कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा वो वहाँ पे जाके। वो वाकई नेचर देखने आता है वहाँ पे, वो डाइविंग कर रहा है, डीप सी डाइविंग कर रहा है, वो स्नॉर्कलिंग कर रहा है। लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है ना वहाँ पे। नहीं ऐसा नहीं है यार, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से जो लोग थाईलैंड जाते हैं ना, वो बैंकॉक और पताया जाके घूम के आ जाते हैं, मैक्सिमम पुकेट चले जाते हैं। मैं क्योंकि बैकपैकर हूँ तो मैंने बहुत रिसर्च की, एज आई मेंशन कि पाकिस्तानीज होमवर्क नहीं करते, तो मैंने 15 दिन थाईलैंड में गुजारे, तो मैं ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स पे घूम रहा था जिसमें आप एक स्कूटर रेंट करके 15 मिनट में पूरा आइलैंड घूम सकते हो। ओके, ये एक्सपीरियंसेस बहुत हैं थाईलैंड में, लेकिन लोग करते नहीं है। तो बट और करने जो भाई बल्क मसला है ये भी ना, पाकिस्तानी कोई थाईलैंड जा रहा हो ना, भले इस काम से जा रहा हो, अगर किसी दोस्त को बता दे मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, फिर अगले 10 साल तक उसके साथ थाईलैंड आई एग्री विद दैट, बट उनकी मेजरली जो बल्क ऑफ द बिजनेस है ना, वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड है उनके पूरे मुल्क में, इतने ज़्यादा बीचेस हैं, इतने खूबसूरत बीचेस हैं जहाँ पे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा ये सोचना है कि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज का मसला सिर्फ टूरिज्म से हल कर सकते हैं, बशर्ते कि इसको 1 कोई ओन करे, 2 सेंट्रलाइज करे, और 3 आपको ऐसे काबिल लोगों को ऊपर लेके आना है जो कि जो सिर्फ विजन रखते हो, यार हमने पाकिस्तान में 10 साल में टूरिज्म को यहाँ से यहाँ लेके जाना है और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बूम लेके आना है उसमें। भी उम्मीद करें। एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और जो देख रहे हैं ज़रूर यूज़ करें इस प्लेटफॉर्म को, मैं करने वाला हूँ, अलबत्ता थैंक यू, एडवांस में बता रहा हूँ, मैं करूँगा और मुझे डिस्काउंट चाहिए, ठीक है? बिल्कुल, absolutely, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।